जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम लोग मुर्दहिया जो है आपके पाठ्यक्रम में लगा है क्योंकि ये शीर्षकों में विभाजित है। तो जो इसका चौथा शीर्षक है वो है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन करके। अब मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन में इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि 5वीं पास करने के समय अकाल अपनी विभीषिका की चरम सीमा पर था। यानी 5वीं पास लेखक कह रहे हैं कि जब हमने 5वीं पास किया और उस समय अकाल अपनी विभीषिका की चरम सीमा पर था और 5वीं के सभी बच्चों को क्या है फाइनल परीक्षा के लिए 7 मील दूर बबूरा धनौवा नामक गांव के स्कूल जाना था। वहां एक दिन का पड़ाव था। उन दिनों 5वीं की परीक्षा के लिए जिला केंद्र आजमगढ़ से एक अधिकारी आया करते थे जिन्हें डिप्टी साहब कहते थे। परीक्षा बड़ी कड़ाई के साथ होती थी और चैत वैशाख का महीना था। बड़ी कड़ाके की गर्मी थी, वो भी अकालिया दुखदाई। बाबू परशुराम सिंह ने सभी बच्चों से कहा कि परीक्षा स्थल पर एक दिन रुकना है किंतु वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए अपने अपने घर से खान पान लेकर चलना होगा, वो भी लड़के जो तड़के आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। दलित छात्रों के लिए ये इम्तहान बड़ी कठिनाई वाला था, किंतु ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि जो खान पान की कमी से। समूह में रहते हुए बबूरा जो धनौवा के उस परीक्षा केंद्र पर कुछ सम्मानजनक भोजन की आवश्यकता तो अवश्य थी, किंतु दलितों के लिए पूर्ण रूप से वहां असंभव था। अतः मेरी जैसे तमाम दलित छात्र वही महुए का लाटा तथा चोटी में सने सूखे सत्तू की गठरी लिए चल पड़े। हेडमास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरफ परेड करते हुए 7 मील का रास्ता तय करके इम्तहान स्थल पर पहुंचे थे। हमारा वो अभियान माओ सेतुंग के उस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से कम नहीं था, क्योंकि उसमें भी तो वही लाटा सत्तू वाले ही लोग सम्मिलित थे। वहाँ कई अन्य स्कूल के छात्र भी परीक्षा देने विभिन्न दिशाओं से आए थे। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है। एक तो 5वीं पास की बात कर रहे हैं, ये 5वीं पास उसी समय क्या स्थिति थी, अकाल की स्थिति थी और सभी बच्चों को कितनी दूरी पे जाना था, 7 मील दूर पे। कहाँ जाना था, बबूरा धनौवा नामक गांव में। और कितने दिन का पड़ाव था, एक दिन का पड़ाव था। और जिला केंद्र उस दिन आजमगढ़ से एक अधिकारी आते थे, उनको क्या कहते थे, डिप्टी साहब कहते थे। और इनको जो इनके बाबू परशुराम सिंह है उन्होंने ही सभी बच्चों से कहा था कि एक दिन वहां रुकना होगा लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं होगी। अब खाने की व्यवस्था नहीं होगी तो सब लोग अपना लेके जाएं, तो ये कहते हैं हम दलित छात्र क्या लेके जाते हैं, वही लाटा और चोटे में सने सूखे सत्तू, उसकी गठरी लिए चलते। हेडमास्टर के हिसाब से लाइन का वो करके हम बना के और 7 मील का रास्ता तय करते हैं। अब ये हमारी जैसे माओ सेतुंग का ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च था, वही स्थिति यहाँ की भी थी लगभग। और लाटा सत्तू वाले लोग ही वहां पे भी सम्मिलित थे, तो ऐसा कुछ यहाँ था। अब ये लोग जो है वहां पे गए हैं परीक्षा देने के लिए 7 मील दूर। अब कहते हैं कि हम दोपहर होने से काफी पहले पहुंच गए थे और इस तरीके से जो है लिखित परीक्षा दोपहर बाद शुरू होने वाली थी, इसलिए काफी समय बचा हुआ था। लाटा सत्तू खाने के लिए घर से चलते समय बुढ़िया दादी ने कहा था कि बबूरा धनौवा पहुंचते ही किसी पोखरा या पोखरी ढूंढ कर मैं नहाकर गांव की देवी चमरिया माई की विनती करते हुए उन्हें धार पुजौरा चढ़ाने की मनौती मानूं ताकि इम्तहान में पास हो जाऊं। दादी द्वारा दिया गया कोई भी फतवा मेरे लिए हमेशा जादू का काम करता था, इसलिए उसे न मानने का कोई सवाल ही नहीं था। उस स्कूल के पास खेतों की मेड़ पर कुछ औरतें घास फूस छील रही थी। मुझे लगा कि व्यवस्थित मजदूरी नहीं होंगी, इसलिए बेझिझक मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पोखरा है कि नहीं। उनसे पता चला कि एक बहुत गहराई वाला पोखरा कहाँ है, पश्चिम दिशा में। अब आप देखेंगे लेखक अपनी दादी की बात बहुत मानता है और उन्होंने कहा तक वहां पहुंचना, लाटा सत्तू खाने से पहले तुम्हें क्या करना है, बबूरा धनौवा जैसे ही पहुंचना वहां चमरिया माई को धार पुजौरा दे देना। तो ये पहले ढूंढते हैं कहाँ पे वो मिलेगा, चमरिया माई का मंदिर वगैरह कुछ भी। तो कहते बहुत गहराई वाला एक पोखरा मिला था और कहाँ पे मिला था, पश्चिम दिशा में। तो अब जो है लेखक को पहले खाने से पहले ये काम करना था क्योंकि दादी को बहुत मानते थे, दादी की हर बात को मानते थे। तो आधा मील दूर जो है जहाँ पे कह रहे हैं जो चारों तरफ अगर देखें तो भीटों पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। मैं उसी दिशा में पोखरे की तलाश में भीटों वाले बड़े बड़े पेड़ों को ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर सामने देखा कि चतुर्भुज की आकृति में घसी आदमियों द्वारा बताई गई पेड़ों की झुरमुटें साफ झलकने लगी। तभी सामने से एक छात्र आते हुए दिखाई दिया। वे बबूरा धनौवा के पास के ही रहने वाले थे। तो वहां पे कह रहे हैं ना कि वहां पेड़ों की झुरमुट थी और सभी सामने से वहीं पे एक छात्र आते दिख गया। और वो छात्र कहाँ का था, उसी गांव के पास का रहने वाला था, किंतु हमारे शेरपुर कुटी के हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में वो पढ़ता था। यानी जो लड़का आ रहा था
वो वहीं पास में रहता था और इनके शेरपुर कुटी के हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उस स्कूल के अधिकतर छात्र किसी भी कक्षा के छात्रों को जानते पहचानते थे। अतः पोखरी की तरफ से आते हुए रामचंद्र यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तो कोनो काम ना होई। यानी उस लड़के को देख के रामचंद्र बोले कि आज तो कोनो काम नहीं होगा। एक कनवा सामने पड़ गई ना। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहाँ जात हो रे कनवा? मैंने पोखरी में नहाने जाने की बात बता दी। इतना सुनते ही उन्होंने उसी शेरपुर कुटी की रामलीला के ऋषि परशुराम की तरह रौद्र मुद्र चाटते हुए आदेश दिया, जल्दी से भाग चमार कहीं के। बड़कन लोगन के पोखरा में तू नहीं बे। रामचरण की इस रौद्र मुद्रा से मैं भयानक रूप से डर गया। ऐसा लगा कि मानो वो अपनी आंखों से ही मुझे खा जाएंगे। इसलिए उस अनजान जगह पर मैं डर कर दौड़ते हुए इम्तहान स्थल की ओर भागा। इम्तहान के कुछ घंटे पहले हुई इस घटना से मेरा मनोबल एकदम टूट गया। उधर दादी द्वारा बताई गई चमरिया माई की मनौती की चिंता से घबरा गया था। सोचता था कि बिना नहाए मनौती कैसे मानो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अकाल की विभीषिका से कहीं पानी का स्रोत नजर भी नहीं आ रहा था। संयोगवश बगुरा धनौआ के स्कूल के प्रांगण में एक नल गड़ा हुआ था। डर के मारे हम उसे नहीं छू सकते थे। मुझे बड़ी राहत मिली जब मेरे सहपाठी संकटा सिंह ने नल चलाकर मेरे हाथ पैर धुलवाए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपके से थोड़ी दूर पर स्थित एक ताड़ के पेड़ के आड़ में बैठकर चमरिया माई के थान की दिशा में देखते हुए मैंने धार पुजौरा की मनौती माना। किंतु रामचरण यादव का वो रौद्र रूप मेरे दिमाग में गहराई से अटक गया था। लगता था कि इम्तहान में फेल हो जाऊंगा। मन में दुर्भावना उत्पन्न कि यदि क्षमता होती तो बदला जरूर लेता। हकीकत में सब कुछ असंभव भी था। बचपन की असहाय यादों में यह भी एक ऐसी ही याद थी जो वर्षों तक मेरे दिमाग को हरदम कुरेदती रही। किंतु इसके लगभग 8वें अंक को पढ़ने का मौका मिला तो सारी दुर्भावना हमेशा के लिए मिट गई। नाटक का प्रमुख पात्र नायिका वसंत सेना का प्रेमी चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु को रास्ते में आता देखकर बोल पड़ता है, कथम अभिमुखम न अभ्युदकम श्रमक्रम दर्शनम। अर्थात बौद्ध भिक्षु का सामना हो गया, अवश्य ही अनिष्ट होगा। अनिष्ट समझकर चारुदत्त तो चला जाता है, किंतु नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक तथा शकार जब बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो वे अनिष्ट होने की कल्पना से आग बबूला हो जाते हैं। वो भिक्षु पोखरी से नहाकर लौटते हुए लुटेरे इंद्रियों से सबको सचेत रहने, सबके कल्याण की बात कहता आ रहा था। फिर वे शकार क्रोधित होकर कहता है, जिस तरह शराब खाने में चीखने का मूली तोड़ी जाती है, मैं वैसे ही तेरा भिक्षु सिर तोड़ फूटता हूँ। जब बौद्ध भिक्षु यह कहता है, थादम पशिदु उपासकी अर्थात गुस्सा मत करिए उपासक, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो सकार उसे गाली समझता है। वो बौद्ध भिक्षु को मारने लगता है। साथ ही ये भी कहता है कि जिस तालाब को राजा ने कुंतों तथा सियारों के पानी पीने के लिए खुदवाया था, उसमें तुम अपनी दुर्गंधित काया तथा गंदे चीवर को धोकर आ रहे हो। अंततः वधवा बौद्ध भिक्षु सबके कल्याण की बात कहते हुए चला जाता है, किंतु उसकी हर बात को वो गाली ही समझता है। जाहिर है प्राचीन काल में वैदिक हिंसावादियों द्वारा चलाए जा रहे बौद्ध विरोधी अभियान के दौर में लिखे गए इस नाटक में जाति व्यवस्था विरोधी बौद्धों का अपशकुन समझा जाता था। उस जमाने में वैदिकों की बौद्धों के बारे में आम अवधारणा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मृच्छकटिका में एक सौंदर्य शास्त्रीय विधा में शूद्रक ने की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाके उन्होंने बौद्ध दर्शन से भी जोड़ा है, लेकिन यहाँ हमें ये समझना है कि मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन में जब लेखक जो है 7 मील दूर बाबूराव धनौआ पहुंचते हैं परीक्षा देना है, और वहां पे फिर वो बताते हैं कैसे मलाटा सत्तू खाना था, इसके पहले हमें चमरिया जी को धार पुजौरा करना था। तो जब मैं चलता हूँ पश्चिम दिशा में तो वहां पे मुझे क्या मिलता है, वहां पे जब देख रहे हैं तो सामने से देख रहे हैं कि जब घसियारने द्वारा बताया गया कि वहां पे जाइए, तभी सामने से कहते एक छात्र आते दिखाई दी। वे बबूरा धनौआ के पास का ही रहने वाला था और हमारे शेरपुर कुटी के हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। और जब वो पढ़ता था तो वो जो था लड़का, जैसे ही इनको देखा तो रामचरण यादव जी यानी पोखरी की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देख लिए, और जैसे ही देखे बोले आज तो कोनो काम नहीं हुई। यानी इनको इस तरीके से देख के, क्योंकि जाति व्यवस्था का दंश तो था ही समाज में, तो इनको देखते ही कि आज कुछ काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सामने पड़ गए। और उतना ही नहीं कहते, जैसे परशुराम जी क्रोधित हुए थे, रामलीला के परशुराम, बिल्कुल हमारा चेहरा देख के उनको इतना अपशगुन लगा कि उनको लगा अब कोई काम नहीं होगा। और मैं भी ऐसी स्थिति में बहुत डर गया था देख के। बस अच्छी बात ये हुई
मनोबल तो टूट गया था, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि संयोगवश बगुड़ा धनोवा के स्कूल प्रांगण में जो है जो नल गड़ा था उसको भी ये नहीं छू सकते थे। तो इनके सहपाठी बहुत अच्छे थे, संगठा सिंह। जब उन्होंने वो किया, चलाया, तो इन्होंने क्या किया, मतलब कि जिस तरीके से हाथ पैर धुलना था वो धुल लिए और धार पुजोरा कर लिए। तो ये चीज था, कहते हैं कि ना अब असहाय बचपन की वो असहाय यादें ना बरसों दिमाग में वो चीजें कुरेदती रही। और इसके लगभग दशक बाद कहते हैं जब महाकवि शूद्रक का सदाबहार नाटक मृच्छ कटके मैंने मिट्टी की गाड़ी, इसका जब मैं 8वां अंक पढ़ रहा हूँ या पढ़ने का मौका मिला, तो मेरी दुर्भावना इसलिए मिट गई क्योंकि नाटक का प्रमुख पात्र नायिका वसंत सेना का प्रेमी, नायक का प्रमुख पात्र है नायिका वसंत सेना का प्रेमी, चारुदत्त नाम है उसका, वो एक बौद्ध भिक्षु है। एक बौद्ध भिक्षु को रास्ते में आता देखकर, यानी जो नायिका वसंत सेना उनका प्रेमी चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु है, उनको रास्ते में आता देखकर बोल पड़ा। क्या बोला था चारुदत्त? कथम अभिमुखम न अभ्युदिकम श्रवणम दर्शनम, अर्थात बौद्ध भिक्षु का सामना हो गया, अब अवश्य अनिष्ट होगा, ये चारुदत्त बोलता है। ये मृच्छकटिकम नाटक बहुत फेमस नाटक है, कहते उसमें ऐसे ही बोलता है बौद्ध भिक्षु को। और अनिष्ट समझ के चारुदत्त तो चला गया, लेकिन जब नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक तथा शकार जो बौद्ध भिक्षु को देखते तो अनिष्ट होने की कल्पना से आग बबूला हो जाते। तो वो तो इतना ही हुआ, ये तो आग बबूला हो गए उनके साला। और वो जो है बौद्ध भिक्षु जो था पोखरे से नहाकर लौटते हुए लुटेरी इंद्रियों से सबको सचेत कर रहा था, कल्याण की बात कर रहा था। सकार को क्रोध आया, और इतनी क्रोध आया कि जिस तरह शराब खाने में चीखने के लिए मूली तोड़ी जाती है, मैं वैसे ही तेरा भिक्षु से तोड़ देना। बौद्ध भिक्षु को उन्होंने ऐसे कहा। लेकिन देखिए बौद्ध भिक्षु ने क्या कहा, उसने कहा ताधम प्रसिद्ध उपास के अर्थात गुस्सा मत करिए उपासक, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जब इन्होंने ये कहा तो उसको वो भी लगा, क्योंकि उसकी सोच ऐसी। तो यहाँ पे वो कहते हैं तादम पशिदाद उपासक अर्थात गुस्सा मत करिए उपासक, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो सकार उसे गाली समझता है और बौद्ध भिक्षु को मारने लगता है। साथ ही यह भी कहता है कि जिस तालाब को राजा ने कुंतों तथा सियारों के पानी पीने के लिए खुदवाया था, उसमें तुम अपनी दुर्गंधित काया गंदे चीवर को धोकर आ रहे हो। अंततोगत्वा बौद्ध भिक्षु सबके कल्याण की बात कहते हुए चला जाता है, किंतु उसकी हर बात को वो गाली ही समझते हैं। जाहिर है प्राचीन काल में वैदिक हिंसावादियों द्वारा चलाए जा रहे बौद्ध विरोधी अभियान के दौर में लिखे गए इस नाटक में कहते हैं जाति व्यवस्था का जो बौद्धों को अपशगुन समझा जाता था वो दिखता है। उस जमाने में कहते हैं वैदिकों की बौद्धों के बारे में आम अवधारणा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मृच्छकटिकम में एक सौंदर्य शास्त्री विधा में शूद्रक ने की है। फिर कहते हैं कि उसी पोखरे पर पहुंचने से पहले जो कुछ मेरे साथ उस अकाल की गड़की में हुआ, उसमें रामचरण भैया मेरे आधुनिक शाकाहारी ही थे। मतलब वही तुलना कर रहे हैं लेखक कि समझिए कि जो रामचरण भैया वो भी तो शाकाहारी हुए। यदि मैं उस समय मृच्छकटिकम कि उस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता होता तो शायद उतनी पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, किंतु 2 दशक बाद जब वो बौद्ध दर्शन मेरे रोम रोम में घर कर गया तो मृच्छकटिकम से अवगत होने पर मुझे ऐसा लगा कि मानो सदियों पूर्व लिखे गए इस नाटक में वो बौद्ध भिक्षु मैं ही था। मतलब ये लगा कि ये घटनाएं तो पहले ही हो रही है, कौन सा मेरे साथ नया हो रहा है। और ऐसे लोग समाज में हमेशा रहे भी हैं, ये चीज है। और फिर कहते हैं कि बल्कि वैचारिक चेतना से ही रोकी जा सकती है। जो भी हो, उस ताड़ के पेड़ की आड़ में उदास बैठा चमरिया माई को मनौती मनाते हुए मैं बड़ी देर तक रोया भी था। आंख पोंछते पोंछते मेरे दोनों हाथ अच्छी तरह धुल गए थे। अब सगुन या अनिष्टकारी होने की ये एक असहाय पीड़ा थी। इसी माहौल में मैं 5वीं कक्षा की परीक्षा में पास सम्मिलित हुआ। फिर रात में अन्य दलित छात्रों के साथ स्कूल के बाहर मैदान में अंगोछा बिछाकर मौन रोदन के साथ सोया। सोने या रोने से पहले वही लाटा सत्तू काम आया। दूसरे दिन अंतिम परीक्षा पीटी यानी व्यायाम से संबंधित था। तो दूसरी दिन अंतिम परीक्षा पीटी यानी व्यायाम से संबंधित था। इसके तहत कहते हैं गणित दौड़ सबसे अंत में हुआ। कुछ जबानी सवाल पूछे गए और मैं उत्तर के साथ जब विजय रेखा की तरफ दौड़ा तो मुझे लगा कि रामचरण यादव मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। इसी कल्पना ने मुझे सबसे पहले विजय रेखा पर खड़ा कर दिया। मेरे स्कूल के सारे अध्यापकों ने जोरदार तालियां ठोकी। मतलब इनके मन में वो ये था कि रामचरण दौड़ा के मार रहे हैं और कह रहे हैं उसी चक्कर में मैं सबसे आगे आ गया। शाम को 5वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। उस परीक्षा स्थल पर मैं प्रथम हुआ। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह बड़े गदगद हुए। वे दुखित भाव से बोले आगे तो हर साथ छोड़ जाए। जाहिर था 5वीं के बाद अगले दर्जे की पढ़ाई के लिए इसका अलग स्कूल था। हम पुनः उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गांव वापस आ गए। दूसरे दिन दादी की हिदायत पर मनौती के अनुसार चमरिया माई के थान पर जाकर मैंने धार पुजोरा चढ़ाया।
तो ये कहते हैं कि परशुराम जी बहुत खुश हुए थे। क्यों? क्योंकि 5वीं के रिजल्ट में ये जो है पहला स्थान प्राप्त किए थे। और फिर ये था कि आगे की पढ़ाई के लिए इनको अब आगे शहर जाना था या कहीं भी, लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ना था, ये था। अब यहाँ पे देखें आगे कहते हैं सन 1959 की गर्मियों में संपन्न हुई इस परीक्षा के बाद 2 महीने से ज्यादा समय की छुट्टियां थी। अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी, साथ ही सारी समस्याएं भी वैसी ही थी। मेरे पिताजी बार बार मुझे समझाते रहे कि बेटा बहुत पढ़ाई हो गई। वे भी कहते रहे कि अब बहुत ज्यादा दिन तक उनसे हरवाई नहीं होगी, अब तो के हरवाई करे पड़ी। ऐसा सुनकर मैं दहल जाता। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात के लिए होती थी कि छठी कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो गई। उन दिनों अंग्रेजी जानने वालों को बहुत महान समझा जाता था। यहाँ तक कि अनपढ़ गांव वालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई खड़ी बोली में भी फर्राटे के साथ बात करे तो लोग उसको बहुत बड़ा समझते थे। क्योंकि अब लेखक कह रहे हैं कि 5वीं क्लास पास कर चुके थे और इस तरीके से गर्मी की छुट्टी जो है परीक्षा ये संपन्न हुआ। इसके बाद ये हुआ कि पिताजी कह रहे हैं कि भाई अब बहुत पढ़ाई कर लिए 5 तक, तुमको मेरा जो पेशा हरवाई वाला वो करना है। और लेखक कह रहा है कि छठी कक्षा से ये भी तक अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करनी थी। तो एक समस्या ये भी थी कि पिताजी अपने व्यवसाय में लाना चाह रहे हैं और हमें छठी कक्षा में अंग्रेजी भी पढ़ना है। और अंग्रेजी पढ़ना बहुत महानता से जोड़ के देखा जाता था। और लोग अगर थोड़ा बहुत किसी को आता था तो क्या कहते, अरे भैया ये तो और अंग्रेजी बकौते हुए। इस आम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के प्रति सनकी बना दिया। किंतु पढ़ाई छूट जाएगी, अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाऊंगा, हरवाही करनी पड़ेगी, इस कल्पना मात्र से मैं घोर चिंता में डूब जाता। दादी हमेशा कहती रहती, खूब पढ़ के रंगरेज जैसन बन जा। दादी की ऐसी बात सुनते हुए मुझे बहुत राहत मिलती थी। सबसे ज्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन विक्टोरिया, यानी याद हो विक्टोरिया के सिक्के इनकी दादी रखी थी इनके लिए, कह रहे हैं कि मुझे दादी जिन विक्टोरिया को भरकी में भरकर जमीन में गाड़ दी है उसे वो पढ़ाई के लिए मुझे दे देंगी। किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात का था कि यदि घर वाले स्कूल छुड़ा दिए तो विक्टोरिया किसी काम नहीं आएगी। अपरंपार तनाव से मैं ग्रस्त हो गया। इसी बीच काव्य शैली वाले वही जोगी बाबा ने हमारी बस्ती आकर हमारे घर के पास नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बम बम लहरी का जोरदार नारा लगाया। पास स्थित बच्चे बूढ़े वहां आने लगे। एक लड़के ने मेरे घर के सामने बेला हे तुलसी जोगी बाबा आयल हूँ, इतना सुनते ही जोगी बाबा ने गाया। तो कहते हैं कि विक्टोरिया का सिक्का मिलता अगर मैं आगे पढ़ता। और अब एक डर भी था कि कहीं घर वाले पढ़ाई छुड़ा दें। और फिर कहते हैं कि हर बार की तरह वही जो जोगी बाबा हमारे यहाँ आते थे साल भर में, वो आए और बम बम लहरी का जोरदार नारा लगाया और सब बच्चे वहां पहुंच गए। और घर के सामने बेला है तुलसी जोगी बाबा आयल हुए, एक लड़के ने मेरे घर के सामने आके बोला। तैसे ही जैसे उसने बोला तो जोगी बाबा जो है तुरंत गा दिए 2 पंक्ति। जैसन कहता बाड़ा तुलसी वैसन दुखवा में सब झुलसी, बड़ ससतिया सहवा राम, बड़ ससतिया सहवा राम। इसी बीच कहते पड़ोस में रहने वाले बलराम भैया, वो कहते हे बाबा ये 5वीं पास हो गया। इसके बाद जोगी बाबा ने गाया। यानी लेखक के संबंध में कह रहे हैं कि बलराम भैया ने जैसे ही कहा कि जो तुलसी है ये तो पास हो गया 5वीं क्लास, तो कहते हैं फिर उन्होंने गाया जैसल भैला 5वीं पास वैसन नौकरी के नहीं आस, बड़ ससतिया सहवा राम, बड़ ससतिया सहवा राम। जोगी बाबा की इस काव्य यथार्थ ने मुझे एक झकझोर दिया। घबराहट में मेरे मुंह से निकल पड़ा कि बाबा कोनो वरदान देता। एक बार फिर जोगी बाबा सुरीले हो गए। जैसन मंगला तू वरदान वैसन जानी तो है जहान, बड़ ससतिया सहवा राम, बड़ ससतिया सहवा राम। अब की बार तो बड़ा सकारात्मक इन्होंने कह दिया। जोगी बाबा के 3 छंद मुझे आशा निराशा की रसरी में लपेट कर आगे पीछे 2 विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। ऐसा लगता था मानो मेरा अस्तित्व चिथड़े चिथड़े होकर 2 भागों में बंटने लगा हुआ। थोड़ी देर बाद जोगी बाबा साधु वाला अपना लमका चिमटा बजाते हुए बम बम लहरी की ध्वनि के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े और मैं उन्हें दृश्य पटल पर ओझल होते देखता रहा। भयाक्रांत इसलिए भी था कि जोगी बाबा की कोई भी जो गाई हुई वाणी है कभी गलत नहीं होती। छुट्टियों का भी इतना पहाड़ सा लगने लगता था क्योंकि उसके बाद ही मेरी छठी कक्षा के आगे की पढ़ाई का भविष्य निर्धारित होता। इस दौरान अकाल के कारण पशुओं के चारा का भी टोटा पड़ गया था। अनेक पालतू पशु भूख तथा बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उस वर्ष गांव में अनेक गाय भैंस तथा बैल मरने लगे थे। हमारे घर में एक कलोरी
यानी कुंवारी गाय बीमार होकर मर गई। उस समय एक परंपरा के अनुसार गांव का कोई भी हरवाह अपने मालिक जमींदार के मरे हुए पशु की खाल निकालकर उसे बेचने से मिले धन को अपने पास रख लेता था। ऐसे चमड़ों की कीमत प्रायः 20 रुपए होती थी। इस तरह के मरे पशुओं को दलित बांस की काड़ी में पैर की तरह से बांधकर डोली की तरह ढोते हुए मुर्दैया पर ले जाते थे। वहीं चमड़े छुड़ाए जाते। हमारे घर में मुन्ना चाचा चमड़ा छुड़ाने में माहिर थे। एक तो जोगी बाबा जो थे, जब वो चले तो कहते उसके बाद ही मेरी छठी कक्षा के आगे की पढ़ाई का भविष्य निर्धारित होना था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, अकाल, और अकाल के कारण पशुओं के चारा का टोटा पड़ गया। अब क्योंकि जो पालतू पशु हैं वो सब खुद ही पीड़ित हैं, और जो गांव के गाय भैंस बैल हैं मरने लगे, और इनके यहाँ एक कलोरी गाय यानी कुंवारी गाय बीमार हो गई। अब क्योंकि एक परंपरा के अनुसार गांव का कोई भी हरवाहा अपने मालिक जमींदार के मरे पशु की खाल निकाल कर उसे बेचने से मिले धन को अपने पास रख लेता था। एक परंपरा था इनके यहाँ कि जो हरवाहा है वो जो मालिक का हरवाही करता है, उनके मरे पशु की खाल निकाल कर उसे बेचने से मिले धन को अपने पास रख लेता था। ऐसे चमड़ों की कीमत कहते थे प्राय 20 रुपए होती थी। इस तरह के मरे पशुओं को दलित जो है वो बांस की काड़ी में पैर की तरफ से बांध कर डोली की तरह ढोते हुए मुर्दैया पर ले जाते थे। वहीं चमड़े छुड़ाते थे। और हमारे घर में ये काम कौन करता था? ये काम करने में इनके मुन्ना चाचा जो थे वो तेज थे, यानी एक्सपर्ट समझे जाते थे। ये है, चमड़ा छुड़ाते समय उन्हें हमेशा एक टहलुआ यानी उनके अनुसार काम करने वाले की जरूरत होती। जब हमारे घर वाली कलोरी गाय मरी तो 6 आदमी जो है काड़ी पर ढोते हुए मुर्दैया पर ले गए। मुन्ना चाचा कहने लगे कि उस छुट्टी में मैं चमड़ा छुड़ाना धीरे धीरे सीख जाऊं ताकि भविष्य में इस चर्म कला में पारंगत हो जाऊं। हम दोनों ने जमीन पर पड़ी मुर्दा गाय को पैर की तरफ से ठेल कर पेट को उतान किया, और इस तरह मुन्ना चाचा ने मुझे आदेश दिया कि मैं गाय के पिछले पैर को पकड़कर ऊपर ताने रहूं। मैंने वैसा ही किया। अब गाय का पेट सीधे ऊपर था। मुन्ना चाचा ने एक बड़ी सी छुरी को एक छोटे से पत्थर से रगड़कर तेज किया, और पत्थर से रगड़ने के कारण छुरी से निकलती कर कर की ध्वनि ने मुर्दैया के सन्नाटे को भंग कर दिया। देखते ही देखते कह रहे मुन्ना चाचा ने गाय की गर्दन को निचले हिस्से में छुरी भोंक दी, तेजी से पूरे पेट को चीरते हुए पिछली टांगों के बीच से आर पार कर दी। उनके आदेशानुसार मैं दोनों टांगों को ऊपर उठाए पकड़े रहा। उन्होंने चीरे हुए पेट के दोनों तरफ की चमड़े को एक एक बित्ता चौड़ाई के साथ छुड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ एक तरफ का चमड़ा पकड़कर उल्टी दिशा में उचाड़ने में मदद करूं। इस विधि से हम दोनों ने पेट के दोनों तरफ से चमड़े को उचाड़ कर पीठ की तरफ ला दिया। इस दौरान जहाँ छुरी की जरूरत होती थी मुन्ना चाचा उसे चला देते। अब गाय का लगभग पूरा शरीर चुकचुकाते खून से लथपथ रक्त के टीले जैसा दिखाई देने लगा। जैसा कि स्वाभाविक था, अचानक सैकड़ों गिद्ध आसमान में मंडराने लगे। कुछ गिद्ध बहुत नीचे उड़ान भरते हुए मांसनोशी के लिए झपट्टा मारने लगे। मैं बेताता डर गया था, क्योंकि गिद्ध की चोंच मुन्ना चाचा की छुरी से कहीं ज्यादा तेज थी। यदि किसी गिद्ध की चोंच मेरे हाथों पर लग जाती तो मैं स्वयं उस मुर्दा गाय का एक हिस्सा बन जाता। जाहिर है वो मुर्दा गाय गिद्धों के लिए अकाल की एक लहलाती फसल थी, जिस पर वे अधिकार करने के लिए बेताब थे। अभी चमड़ा पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका था। चाचा के कहने पर मुर्दैया की झाड़ियों से एक लंबी डाल तोड़कर गाय के ऊपर आसमान में अहो हो करते हुए घुमाता रहा। इस दौरान मुन्ना चाचा ने पूरा चमड़ा छुड़ाकर चादर की तरह चौपट कर मेरे से रख दिया। हम अपने घर की तरफ चल पड़े और सारे गिद्ध गोमांस पर गिर पड़े। बीच बीच में कुत्ते आपस में कोई कोई करते रहे। उस मांस पिंड को नोचते हुए गिद्ध मजा उड़ाते रहे। इसके बाद मैं अनेकों बार इस तरह की चाम छुड़ाई के अवसाद से पीड़ित रहा, किंतु इसका एक रोचक पहलू यह था कि मेरे पशुओं के मांसपिंड पर झपट्टा मारते हुए गिद्धों के बीच खड़ा होकर झाड़ियों से उन्हें भगाने मुझे एक अनोखी कलाकृति का अभिन्न अंग होने जैसी अनुभूति होती। तो लेखक कह रहा वैसे तो ये सब मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन रोचक पहलू ये हुआ कि मरे हुए जो पशु होते थे, तो जो मरे हुए पशु होते थे उनके मांसपिंड पर झपट्टा मारता हुआ जो गिद्ध है उसके बीच में जब खड़ा होता तो खड़ा होकर झाड़ियों से उन्हें भगाने में मुझे एक अनोखी कलाकृति का भिन्न अंग जैसा अनुभूत हुआ। ऐसे उस रूप मुर्दैया पे कहते हैं मुर्दा मांस खाने के बाद सैकड़ों गिद्ध उस पशु कंकाल से थोड़ी दूर हटकर अपनी टेढ़ी घेंटी लिए घंटों तक मौन व्रती के रूप में किसी तपस्वी की तरह बैठे रहते हैं। जाहिर है कि उनके अपने वजन से ज्यादा मांसपेशियों का वजन उनके पेट में रहता था, इसलिए वे जल्दी उड़ नहीं पाते थे। घंटों तक शांत बैठे ये गिद्ध ऐसा लगता था मानो वे मुर्दैया के भूतों को शोकांजलि देने के लिए विपस्सना कर रहे हैं। गिद्ध रात में कुछ भी नहीं खाते थे, इस मायने में वो बौद्ध भिक्षुओं जैसे होते।
ये जो गिद्ध थे, ये भी है कि गिद्ध रात में जो है, ये गिद्ध जो है रात में कुछ भी नहीं खाते थे। इस मायने में वो कहते थे कि बौद्ध भिक्षुओं जैसे होते थे। जो दिन में बौद्ध भिक्षु सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, सांझ होते ही डूबते सूरज को देखकर एकाएक ये गिद्ध शोर मचाते हुए विभिन्न दिशाओं में स्थित अपने खोतों की तरफ उड़ान भरने लगते हैं। उनकी ये उड़ानें युद्धक विमानों की तरह लगती हैं, यानी उनकी ये गिद्धों की जैसे युद्धक विमान जा रहे हैं। मुर्दैया के पास स्थित खोतों वाले पीपल तथा बरगद के पेड़ों पर वो काफी नीचे से उड़ान भरते थे। उस समय उनकी उड़ान से उत्पन्न सायं सायं करती हवाओं से बहुत डरावनी भूतई कल्पना साकार हो उठती। इन खोतों से मुश्किल से एक फलांग की दूरी पर हमारा घर था। अतः डांगर खाने के बाद वाली रात को ये गिद्ध रह रहकर बड़े जोर से चिंघाड़ते थे। मेरी दादी कहती थी गिधवा ढेर गई लो, यानी गिधवा को ये कहती थी गिधवा ढेर खाई ले लो, यही हमारे पेटवा दुखात हुए जौन कारण हो चिल्लावन। चाहे जो भी हो, गिद्धों की ये संपूर्ण माजरा मुझे बार बार मोहित करता रहता। कभी कभी मैं कल्पना करता कि यदि मैं भी उन्हीं खोतों में गिद्ध के साथ रहता, उनकी ही जैसी उड़ानें भरता, तो शायद लोगों के लिए अपशगुन या निष्ठकारी होने से बच जाता। एक बाल मन है ऐसा सोचता है। उस दौरान कहते थे बगल के तड़वा गांव का एक व्यक्ति जिसे लोग सिर्फ पंकल यानी पागल के नाम से जानते थे, उसकी एक विचित्र आदत थी तड़वा की। तड़वा की चौहद्दी पर एक विथाल किंतु एकदम ठूठा बरगद था, बिना डाल और पत्तों वाला। इस पर 5-6 गिद्धों का एक समूह रहता। किसी न किसी मादा गिद्ध के अंडे उस ठूठे बरगद में पड़े रहते। ये पग्गल बाबा उसी फक्कड़ बाबा की तरह से पतली सी लंगोटी पहने रहता और कभी किसी से बोलता नहीं। वास्तविकता ये थी कि कोई भी कभी उसके मुंह से कोई भी शब्द ध्वनि सुनता ही नहीं। वे प्राय उस ठूठे बरगद पर चढ़ जाते और गिद्धों की अनुपस्थिति में उनके खोते से सटकर बैठ जाते। वे हमेशा गिद्धों के अंडों को सहलाते रहते। इस कवायद में वे घंटों बिता देते। जब गिद्ध वापस वहां मंडराने लगते तो पग्गल बाबा बरामद वहां से जो बरगद है वहां से कहते हैं, फिर पग्गल बाबा जो है बरगद से नीचे उतरते और उनका एक दो अंडा अवश्य अपने साथ लाते। वो अंडों को हाथ में लिए इधर उधर दूर दूर तक दौड़ियाते रहते। बच्चे उन्हें देखते ही डर जाते। वे हमारे गांव तथा स्कूल पर भी आते। उनका रूप रंग मुझे बहुत प्रभावित करता था। अन्य लड़कों के साथ मैं भी उनको कुछ बोलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता, जिनमें कुछ कोमल गालियां भी थी। हम सबकी उत्सुकता ये होती थी कि उनकी बोली कैसी होगी, किंतु पग्गल बाबा टस से मस नहीं होते। इतना भी जरूर समझते थे कि लोग उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसे अवसर पर गिद्ध के अंडों की तरह गुस्से के साथ अपने दांतों में दबा लेते और क्रोधित मुद्रा में उन्हें चबा जाने जैसा अभिनय करने लगते। उनका ये रूप देखकर सभी डर कर भाग जाते और पग्गल बाबा अंडों को हाथ में लिए चुपचाप चंपल। किंतु उनका मौन व्रत कभी नहीं टूटा। उन्हें कभी किसी ने खाते हुए भी नहीं देखा। उन्हें कोई खाने की सामग्री देता तो वे मुंह फेर कर भाग जाते। रात में उसी गिद्धों वाले ठूठे बरगद की जड़ के पास बिना कुछ ओढ़े बिछाए सो जाते। सवेरा होने पर जब गिद्ध वहां से उड़ जाते तो पग्गल बाबा पुराने अंडों को पुनः उसी खोते पे रख देते और किसी नए अंडे के साथ उतरकर इधर उधर फिर बौड़ियाने लगते। वे अंडों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। वे एक अद्भुत गिद्ध प्रेमी थे, किंतु उस अकाल में एकदम झुलस गए थे। मैं उन्हें देखकर हमेशा कारुणिक हो जाता। इन्हीं गिद्ध प्रकरणों के दौरान गांव के जोखू पाड़े का एक बैल मर गया। तो कह रहे हैं कि इसी समय ये गिद्ध प्रकरण के दौरान गांव के जोखू पांडे हैं, उनका एक बैल मर गया। मुर्दैया पर सारे जुड़े कर्मकांड संपन्न हुए। जोखू पांडे के हरवाही द्वारा जो चमड़ा छुड़ाया जाने के बाद उसी के घर की एक रमौती नामक दलित महिला जो मुर्दैया पर घास छील रही थी, उसे रहा नहीं गया। वो डांगर के लालचवश खुरपा लेकर गिद्धों से भिड़ गई और मरे हुए बैल का कलेजा काट कर उनके खूंखार चोचों से बचते हुए घास से भरी टोकरी में छिपा कर घर लाई। मेरे साथ कहते हैं अनेक दलित बच्चे नजारा देख रहे थे। सभी बच्चे चिल्लाने लगे, रमौती घरे डांगर ले जात हो। शीघ्र ही कहते हैं ये खबर जो है चौधरी चाचा तक पहुंच गई। 2 दिन बाद पंचायत हुई। रमौती के परिवार को कुजाति घोषित कर दिया गया और उसका सामाजिक बहिष्कार हो गया। और ये बड़ा प्रचंड बहिष्कार था, यहाँ तक कि उसके परिवार से कोई बात तक नहीं करता। सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से घबरा कर कुछ दिन बाद रमौती के परिवार ने बिरादरी में शामिल होने की अपील की। चौधरी चाचा ने फैसला सुनाया कि उसका परिवार पूरी बिरादरी को सुअर भात की दावत देगा, जिसके बाद उनका कुजातिपन समाप्त होगा। अकाल की उस भूखमरी सुअर भात की ही दावत एक अनोखी घटना। अंततोगत्वा इस स्वादिष्ट दावत में के पीछे रमौती का परिवार एक बार फिर भारी कर्ज में डूब गया। ऐसे ही कहते हैं कि सन 1959 की गर्मी ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुका था। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी।
और जैसा कि अवगत है, गांव के कई लोग बंगाल के अनेक कोयलरियों तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। तो ये भी बात है, वहाँ के गांव के लोग जो थे वो बंगाल के अनेक कोयलरियों और कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवार के लिए मजदूर अकाल में बादल जैसे आशा के प्रतिरूप थे। विशेष रूप से जब गांव की औरतें मजदूरों को मुझसे चिट्ठियां लिखवाती तो मेरे सामने एक विचित्र स्थिति होती। कई औरतें भुखमरी का वर्णन करते करते रोने लगती। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतरा था, किंतु गांव की रोती हुई मशीनें जिसे इन महिलाओं में से अत्यंत विचलित देख के मैं हो जाता। अनेक बार उनके आंसू से भरे आंसू भी दाखिल हो जाते हैं। इन रोती मशीनों में एक थी किसनी भौजी, यानी एक किसनी भौजी थी, वो भी ऐसे ही थी। उनके पति जो थे कतरास की कोयलरी में कोयला काटते। नाम था मुन्नीलाल। किशनी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल। उनके अंदर दुखड़ा सुनाने की, देखिए किशनी के अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली था। जब वो चिट्ठी लिखवाती थी तो लगता था कि दुखड़ा स्वयं अपना आत्मविवेचन करा। यदि वो पढ़ती तो शायद दुखान साहित्य में बहुत कुछ करती। उनके द्वारा लिखवाई गई अकाल की एक चिट्ठी आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। हे खेदन के बाबू, हम कौन कौन बतिया लिखाई, बबनी बहुत बिलखैल, वो रोई रोई के मारी जाले, हमरे छतिया में दूध ना होले, दूहे जाएला ते बकेनवा लात मारेला, बंसुआ मजूरी में खाली सड़ल सड़ल सावा देला, ऊपर से ओकर आँखी बड़ा शैतान हो, सजिया के रहरिया में गौवा के मेहरिया सब मैदान जाले, तो चौर बत्ती वारेला, रकत प्योना। मतलब ये बता रहे हैं कि इस तरीके से देखो, जो किसनी भौजी हैं उनकी चिट्ठी के बारे में देखें तो मतलब अपनी लैंग्वेज में जो है उन्होंने बताया कि चिट्ठी में इस तरीके से वो वृत्तांत बताती थी। और क्योंकि लेखक जो है वही पढ़ा लिखा था, वही लिख सकता था चिट्ठी, तो वो लिखता ऐसे ही कि यही बड़ा मुश्किल है, तो इसे बहुत मतलब नहीं है, तो 20 रुपये भेजता। तो हो सके तो कितने रुपए की बात की थी, 20। अब अय्या तो तुलसी बाबू के लिए और क्या मंगवाई है, एक जिस्ता कागज ले आई है। ये है कि सब चिट्ठियां लिखते हैं, ये बड़ा तेज हुए और का लिखाई हम थोर लिखना ढेर, तो ये कहते हैं थोर लिखना ढेर समझना। इस चिट्ठी में खेदन जो है किशनी भौजी के 4 साल के बेटे थे और बबुनी इनकी 1.5 साल की बेटी थी। बसुआ यानी बंसु पांडे जमींदार थे जिनके यहाँ किशनी मजदूरी करती थी। चोर बत्ती टार्च को कहते थे। बकेनवा यानी बकेना भैंस जो धोते समय छटक जाती थी क्योंकि उसका दूध खत्म हो चुका था। ऐसे ही मिलते जुलते अनेक प्रकरण इस अकाल के दौरान मुझसे लिखवाए गए। मैं स्वयं उनकी ये सारी बरैन चिट्ठियाँ उसी अपने स्कूल पर स्थित एक पोस्ट बॉक्स में डाल देता। ये पोस्ट बॉक्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने दीवार पर लालटेन की तरह टंगा हुआ था। गांव में जब भी डाकिया आता बेसब्री से मेरी तलाश शुरू हो जाती। कई बार तो लोग मुझे गाय भैंस चराते हुए मुर्दैया पर आ जाते, फिर वहीं शुरू हो जाती चिट्ठियों की पाठशाला। मुर्दैया पर मेरा चिट्ठी वाचन न सिर्फ चिट्ठीधारी ही सुनता था बल्कि शायद वहाँ के भूत पिशाच भी। इनके बीच फर्क इतना ही था कि भूत पिशाचों ने अपनी भूतनियों के लिए कभी मुझसे चिट्ठी नहीं लिखवाई। वैसे जब भी मैं मुर्दैया पर होता मेरी कल्पना में ये बात जरूर आती थी कि यदि कोई भूत चिट्ठी लिखवाने के बहाने मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या ही करूँगा। तो कुल मिला के इनका पढ़ाई सार्थक रहा क्योंकि चिट्ठी लिखवाने के लिए ही इनको पढ़वाया गया था। तो इस तरह ये बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखते थे। और पोस्ट यहाँ पे बताया कि पोस्ट बॉक्स कहाँ था। ये जो पोस्ट बॉक्स था ये हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने दीवार पर लालटेन की तरह टंगा था। फिर कहते हैं मेरे घर वालों को एक ऐसी बकेना भैंस थी, यानी इनके घर वालों के पास एक बकेना भैंस थी जो मुझे देखते ही बाँव बाँव करती, मेरे पास आ जाती और मुझे चाटने लगती। उसका मुझसे बेहद लगाव था। मेरी एक विचित्र आदत थी, मुर्दैया पर जब भी चराने जाता मैं जो है उसकी पीठ पर एक घुड़सवार की तरह बैठ जाता। उसे किसी भी तरह कोई इतराज नहीं था, मैं उसकी पीठ पर बैठा रहता, वो घूमती फिरती। इसी दौरान एक दिन गांव की चिखुरी ने भैंस के थन में लकड़ी से खोद दिया। भैंस बिदक कर बड़ी तेज से उछल पड़ी। मुझे जरा भी पता नहीं चला कि मैं कैसे एक झाड़ी के पास जमीन पर कुछ देर के लिए बेहोश पड़ा था। झाड़ी से सटी एक कब्र थी। होश आने पर मेरे होश उड़ गए। भूतों के डर से मैं कांप गया। ये खबर बस्ती में फैल गई। सभी कहने लगे भैंसों पर भूत चढ़कर घूमते हैं किंतु ये दिखाई नहीं देते। लोग मेरे बारे में कहते हैं कि इसके चढ़ने से वे नाराज हो गए इसलिए इसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने चित परिचित अंजान में नग्गर चाचा मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिखुरी को भूत समझ या कि जो मुर्दैया में दफन थे उनको। चाहे जो भी, उस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठकर मुर्दैया के भूतों का गुस्सा नहीं दिलाया। इस दुर्घटना से किशनी भौजी बहुत दुखित हो गई थी। एक दिन अपने घर बुलाकर मुझे समझाया कि बाबू ये सब हवा बतास से बच के रहिया, इनकर गुस्सा जान ले होला। हमारे
क्षेत्र में भूत पिचास को दलित हवा बतास भी कहते थे। इसी कृष्णी भौजी के ससुर का नाम था जिद्दी, जो अपने बेटे से अलग रहते थे। जिद्दी अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बंसू पाड़े के खानदान की हरवाही करते थे। विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे हल जोत रहे थे, वही खेत से ही वो गायब हो गए। गांव वाले कहते थे कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूर का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए थे। ये तो साफ तौर पर मालूम नहीं कि जद्दी कैसे गायब हो गए। वे स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते। वर्षों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वे गाँव आ गए। उनकी वापसी से गाँव वाले खुश थे। वे तो थे बिल्कुल अनपढ़, किंतु बातें ऐसी करते लगता था कि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हैं। जद्दी चाचा एक विचित्र शैली में चर्चिलवा का जिक्र करते थे और उसे बहादुर बताते। वे अनेक हथियारों के नाम के बिगड़ैल शब्द भी बीच बीच में अकारण ही बोलने लगते हैं, जैसे सबमरी, फाइटर प्लेन, डमडम, टंक, बनेठी बम। कुछ शब्द ऐसे भी बोलते जैसे मस्फोटम, सटल, बसरा, बगदाद, दुबई, खम्मा, दजला। इस तरह के अनेक शब्द वे बिना वाक के स्वतंत्र रूप से ऐसे बोलते हैं कि जैसे किसी को डांट रहे हो। हम सबको उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। वर्षों बाद में मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षाग्रस्त था, तब समझ सका कि जद्दी चाचा चर्चिल को चर्चिलवा, सबमरीन को सबमरी, फाइटर प्लेन को फाइटर प्लेन, डमडम बुलेट को डमडम, टैंक को टैंक, बैनेट को बनेटी, मेसोपोटामिया को मस्फोटम, सतल अरब को शटल, रास अल खैमा को खम्मा ये कहते हैं। हकीकत ये थी कि जद्दी चाचा को अंग्रेज जो है विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थायी टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे। बाद में जैसे तैसे वे गाँव आ गए। वास्तविकता ये भी थी कि जद्दी चाचा का मूल नाम लुरखर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें सिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जिद्दी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वहाँ इनका यही प्रचलित नाम था, किंतु लुरखुर चाचा अपने को जिद्दी समझने लगे थे। गांव में भी लोग जिद्दी के रूप में उन्हें पुकारने लगे। वे विश्व युद्ध की अनेक कहानियां सुनाया करते थे, जिसे सुनकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता। उनकी ये कहानियां मुझे ललचा ललचा कर मारती थी। इन्हें सुनकर उत्कट इच्छा होती थी कि मैं भी 5वीं के आगे पढूं और सारी दुनिया के बारे में जानूं, किंतु पढ़ाई छूटने की निरंतर दुविधा ये चिंता ने मुझे एकदम मनहूम बना दिया। इस हुआ पोह के दौरान एक अजीब हादसा हो गया। जद्दी चाचा वही बंसू पाड़े के यहाँ फिर से अरवाही करने लगे। उचित बानी की मांग के कारण वे अक्सर झगड़ पड़ते। उनके इस स्वभाव के कारण बंसू ने बकरी चोरी के आरोप में सबक सिखाने के लिए चिरैयाकोट थाने के एक ब्राह्मण सिपाही जिससे उनकी दोस्ती थी को बुलाकर जद्दी चाचा को बहुत पिटवाया और डोरी में बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगा। विचित्र तथ्य ये था कि बंसू के पास कोई बकरी थी ही नहीं और किसी तरह जद्दी चाचा 5 रुपया घूस देकर पुलिस से छुटकारा पाए। पुलिस से इस बार भी हम सभी बुरी तरह से डर गए थे। बंसू पाड़े की इस छलिया कपट से आघातित होकर जद्दी चाचा प्रतिरोध स्वरूप एक नए किस्म का सत्याग्रह करने लगे। वे सब काम धंधा बंद कर दाढ़ी मूछ बढ़ाना शुरू कर दिए और निचंड धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओढ़कर दिन भर सोते रहते। पूछने पर कहते थे जब तक बाबा न्याय नहीं करता मैं दाढ़ी मूछ बढ़ाता रहूंगा और धूप में सोऊंगा। वे इस मामले में निहायत जिद्दी थे। पंचायत आदि द्वारा किसी अन्य समझौतों को मानने से साफ इनकार कर दिए। धीरे धीरे वे बीमार पड़ने लगे। अंततः उसी अकाल में प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु से बड़ा शोकमय वातावरण हो गया। जद्दी चाचा गुरुमुख थे। वे शिव नारायण पंथ को मानने वाले थे और जब जब हमारी गादी लगती थी जद्दी चाचा संतुआ गायकी में माहिर थे। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। लेखक ने सबसे पहले अपने बकेना भैंस के बारे में बताया और फिर बताया कि ये बकेना भैंस जो है एक दिन धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि जो है ये चिकुरी ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी थी उसके थन के साथ, तो उस दिन एक दिन पटक दिया। और फिर इसलिए कृष्णी भौजी भी कहती हैं कि भाई दलितों में हवा बताश कहते हैं ना, कहते हैं इनका गुस्सा यानी ये जो गाय पटक दिया आपको इन सबसे बच के रहा करो। तो ये भी डर गए थे कि अब नहीं बैठूंगा उस पर। फिर कहते हैं कि कृष्णी भौजी जो थी उनके ससुर का नाम क्या था? जद्दी। और जो उनके ससुर थे जद्दी जो थे वो सच में जिद्दी थे। वो इतने जिद्दी थे कि बेटे से अलग रहते थे। तो ये इनकी जब जवानी के दिन थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो उसी दौरान उन्हें बंसू पाड़े के खानदान की हरवाही करते थे। यानी जद्दी जो थे कृष्णी भौजी के जो ससुर थे वो बंसू पाड़े के खानदान की हरवाही करते थे। और विश्व युद्ध जब चल रहा था उसी दौरान एक दिन वे हल जोत ही रहे थे कि गायब हो गए और अंग्रेज ढेर सारे मजदूर को अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए थे, लेकिन सबको पता नहीं था कहाँ गायब हो गए। वर्षों बाद जब समाप्त हुआ तो गांव आए। जब आए सब लोग खुश हुए।
अब वो इतना कुछ जान गए थे थोड़ा बहुत कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हो, ऐसा लगता था बात करने पे, क्योंकि एक विचित्र शैली में बात करते, चर्चिलवा का जिक्र करते हैं, चर्चिल मतलब चर्चिल, फिर ऐसे सबमरी का, फैटर प्लेन, डम डम, ये सब और भी बहुत सारे टर्म यूज करते हैं। अब ये चीज कह रहे हैं लेखक की, जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रस्त हुआ तब तो मुझे समझ में आया जिद्दी चाचा जो है, चर्चिलवा जो है चर्चिल को कहते हैं, सबमरीन को क्या कहते हैं, सबमरीन, सबमरी को, फाइटर प्लेन को फाइटर प्लेन कहते हैं, डम डम टैंक, मतलब सब अपने लोकल उसमें बोलते थे। लेकिन लेखक उस समय क्या समझे, नहीं समझता था, तो कह रहे थे ये सब इसी तरीके से वो बात करते थे। और बहुत सारे टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर कहते हैं जिद्दी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान अस्थायी टेलुगु के लोग में, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि उनका मूल नाम क्या था, लुरखुर था। लेकिन जब बगदाद पहुंचे तो किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें सिया मुसलमानों को लोकप्रिय उपनाम जद्दी के नाम से पुकारा। तो हमें ये पता होना चाहिए जद्दी का नाम जो है, जद्दी कैसे पड़ा, लुरखुर था, मूल वैसे नाम देखे इनका लुरखुर था। लेकिन वहां पे जब बगदाद ये पहुंचे तो एक अंग्रेज अफसर ने इनको जद्दी कहा, और यही जो इनका प्रचलित वो हो गया नाम, गांव में भी जद्दी के रूप में पुकारे जाने लगे। बहुत सारी कहानियां सुनाते तो इनको भी बड़ा अच्छा, बहुत रोचक लगता, और कहते फिर मुझे ये लगता था मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। और फिर कहते हैं जो जद्दी चाचा थे वही बंसु पाणी के यहाँ हरवाई करने लगे, और उचित बानी की मांग के कारण वे अक्सर झगड़ भी पड़ते। एक दिन ऐसे ही बंसु ने उन पे फालतू का बकरी चोरी का आरोप लगा दिया जद्दी पे, और किस लिए, सबक सिखाने के लिए। तो चिरैया कोट थाने के एक ब्राह्मण सिपाही जिससे उनकी दोस्ती थी को बुलाकर जद्दी चाचा को जो है बहुत पिटवाया भी, और डोरी में बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगा। विचित्र तथ्य ये था कि बंसु के पास ऐसी कोई बकरी थी नहीं, बस ये था फंसाने के लिए किया था। लेकिन जद्दी चाचा भी जिद्दी थे, 5 रुपए घूस दे के बच गए। लेकिन इसके बाद वो एक सत्याग्रह कर लिए। वो सत्याग्रह क्या था, निचन धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओढ़कर दिन भर सोते रहते और दाढ़ी मूछ बढ़ाना शुरू कर दिए। और कहते हैं इसी अकाल में वो प्राण त्याग भी दिया। और वैसे वो गुरुमुख थे, वो शिव नारायण पंथ को मानने वाले थे, क्योंकि उनको ये था कि ब्राह्मण अगर इस तरीके से किया है तो वो उस बात को माने, पंचायत वगैरह की बात मान भी नहीं रहते। और ये भी कह रहे हैं लेखक कि जब हमारे यहाँ गादी लगती थी, जैसे शिव नारायण पंत था, इनके यहाँ गादी लगती, तो जद्दी चाचा संतुआ गायकी में माहिर थे। उनकी बड़ी बुलंद आवाज थी। जब संतुआ ढोल मंजीरे के अपनी चरम सीमा पर होता तो अचानक खड़े होकर बहुत जोर से डांटने की शैली में हवे बोलते। उनके इस जोरदार हवे से संतुआ का आकर्षण बेहद रोचक होता। ऐसे अवसरों पर मैं इंतजार करता रहता कब जद्दी चाचा हवे कहकर डांटे। जब उनकी लाश दफनाने के लिए मुदैया पर ले जाई जा रही थी तो शिवनारायण पंथ की परंपरा के अनुसार संतवा के दौरान कई लोगों ने उनकी इस डांटने वाली शैली का अनुसरण करना चाहा, किंतु वो बात कहाँ जो जद्दी चाचा ने। मैं भी उनकी लाश के पीछे पीछे मुदैया पर गया और उनके दफन के साथ ही वहां के भूतों की आबादी में एक और नाम जुड़ गया। उनकी कब्र से लौटते हुए मेरे मस्तिष्क में उनके ये शब्द चर्चिलवा, मसमोटम, फेडर, डम डम, खम्मा दर्द शोर मचाते। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेशनल अध्यक्ष बन चुका हूँ तो ये स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा। इनमें एक थे सोवियत संघ में समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगी का डंगरिया कहने वाले सोनई, तीसरे दड़ियल जद्दी चाचा। उनके दाढ़ी मूछ रखने का रहस्य मेरे मस्तिष्क में तब खुला जब 1978-79 में ईरान पर शोध के दौरान मुझे पता चला कि वहां के गिलान प्रांत के मिर्जा कुचेक खान नामक एक क्रांतिकारी के नेतृत्व में सन 1910 से 20 के दशक में हजारों युवकों ने कसम खाई थी कि जब तक वे अंग्रेज साम्राज्यवादियों को ईरान की धरती से भगा नहीं देंगे तब तक वो दाढ़ी मूछ बढ़ाते रहेंगे तथा घर छोड़कर जंगल में रहेंगे। ईरान में उनके इस आंदोलन को जंगल आंदोलन तथा क्रांतिकारियों को जंगली कहा जाता। तो ये अब उनको लग रहा है कि जो ये हमारे जद्दी चाचा थे, वो जो इन्होंने जिद किया था उसका भी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन था। ऐसे ही नहीं उन्होंने ये काम किया था, लेकिन वो है ना कि उनको कह रहे हैं कि वो चीजें हमें आगे चल के धीरे धीरे पता चला, तुरंत नहीं पता चला, छोटी उम्र में ये। और ये 3 लोगों का नाम ध्यान रखना, सोवियत संघ में समूही खेती वाले मुन्नर चाचा,
दूसरे डांगे की डंगरिया कहने वाले शोनई, तीसरे दड़ियल जद्दी चाचा। और 1978-79 में ईरान पर शोध इन्होंने किया था, ये बातें इन्होंने की थी। और फिर जंगल आंदोलन, क्रांतिकारियों को क्या चीजें इन्होंने कही है। वे कहते हैं मिर्जा कुचेक खां लेनिन से पत्र व्यवहार भी करते थे। जाहिर है जद्दी चाचा ने अपने बगदाद प्रवास के दौरान इन ईरानी जंगलियों के बारे में अवश्य कुछ सुना होगा, इसलिए उन्होंने उनका रास्ता अपनाते हुए बंसुपाड़े के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उनके चलते उन्होंने जान दे दी, किंतु क्रांतिकारी आदर्श नहीं छोड़ा। ऐसे थे भुक्कड़ क्रांतिकारी बगदाद रिटर्न जद्दी चाचा। तो ये पूरा इन्होंने जद्दी चाचा पे डेडिकेट किया। अब कह रहे हैं कि देखिए, इन घटनाक्रमों के बीच मेरे साथ एक बड़ा रोचक हादसा हुआ। हमारे गांव के पड़ोसी परसुपुर के पत्तू मिसिर का एक पोखरा था, जो मुरदैया के दक्षिण दिशा में 2 फुलांग की दूरी पर था। पोखरे के चारों तरफ भीटों पर नीम के बड़े बड़े सैकड़ों पेड़ थे। पोखरे के ही पास एक विशाल मलदैया आम का पेड़ था, जिस पर बहुत बड़े बड़े आम के फल लगे हुए थे। मलदैया आम कच्चे पर भी बहुत स्वादिष्ट होता था। मलदैया हमें चोरी के लिए हमेशा प्रेरित करता था। उन्हीं गर्मियों की छुट्टी के दौरान एक दिन मैंने चिखुरी के साथ ढेर सारा आम तोड़ने की योजना बनाई। मैं छिपते छिपाते मलदैया पर चढ़ गया और बड़े बड़े आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। चिखुरी आमों को बीन बीन कर एक झोले में रखते रहे। प्रचंड अकालग्रस्त गर्मी में दोपहर का समय था। उस पेड़ से करीब 250 गज की दूरी पर पत्तू मिसिर का घर था। वे वहीं से मलदैया की तरफ देखा करते थे। चिखरी को कभी इधर तो कभी उधर पेड़ के इर्द गिर्द आम बीनते देखकर पत्तू मिश्र आशंकित होकर गालियां देते हुए लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर चिखरी तो भाग लिया। मैं पेड़ पर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे नहीं आ पाया। इस बात से बुरी तरह डरा हुआ था कि आज पत्तू मिश्र बहुत पिटाई करेंगे, तो एक डाल पर बैठे बैठे मैंने पत्तेदार कई टहनियों से अपने को ढक लिया। गलती से मेरा एक पैर डाल के नीचे लटक रहा था। पत्तू पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी को कमर के पीछे बेड़े बेड़े अपने दोनों हाथों से उठाए ऊपर की तरफ अनवीसी निगाहों से देखने लगे। संयोगवश उन्होंने मेरे लटकते हुए पैर को देख लिया। ऐसे देखते ही जय शुद्ध बाबा की, जय शुद्ध बाबा की कहते हुए पत्तू मिश्र पेट के बल जमीन पर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से अर्धविक्षिप्त अवस्था में हकलाते हुए जय शुद्ध बाबा की, जय शुद्ध बाबा की रट लगाते हुए अपने घर की तरफ गए। वे बहुत मोटे तुंदियल व्यक्ति थे। उनका पेट हौदे की तरह सामने लटका था, इसलिए तेजी से ना तो चल पाते ना दौड़। घर पहुंचकर वे बीमार हो गए। एकाएक बुखार से ग्रस्त हुए अनिष्टकारी कल्पना में डूब। इस विकराल प्रलयंकारी भय का रहस्य ये तक उनके पोखरे पर स्थित एक बड़े नीम के पेड़ से कुछ वर्ष पूर्व शुद्ध नामक उन्हीं के गांव के एक दलित तत्वन तोड़ते हुए गिरकर मर गए थे। अतः हमारे क्षेत्र में उन्हें पोखरे का सबसे खतरनाक भूत घोषित कर दिया गया था। अक्सर लोग निचंड दोपहरी में अकेले पोखरे पर जाने से बहुत डरते। संयोगवश पत्तू मिसिर मेरे लटकते पैर को शुद्ध भूत का पैर समझ बैठे, अतः उनकी दुर्दशा होनी ही थी। उनको ठीक करने के लिए उनके घर पर ओझाओं का जमघट लग गया। अंततोगत्वा पोखरे पर शुद्ध बाबा को उन्होंने मुर्गी की बलि नीम के पेड़ की जड़ में एक बोतल शराब की आहुति देकर अपने इस भूते मनोरोग से छुटकारा पाया। शुद्ध भूत की सच्चाई पर हमारी दलित बस्ती के लोग काफी दिनों तक खूब चुटकी लेते हुए हंसते रहे। यहाँ तक कि लोग रिश्तेदारों के गांव आने पर भी उन्हें सुना सुना कर हंसते। इस घटना से उत्पन्न प्रश्न से संभवतः अकाल की भुखमरी में हमारी बस्ती के दलितों को रुक रुक कर थोड़ी देर के लिए एक क्षणिक राहत मिलती। और वर्षों से आज तक यही सोचता रहा कि आम के लालच में मलदैया पेड़ पर चढ़ा एक साधारण चोर जब वहां से उतर कर भागा तो एक खतरनाक भूत बन गया। इस घटना से बस्ती में मैं एक बेहद लोकप्रिय मनोरंजन का पात्र बन गया। इसी बीच गांव में कलकत्ता से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी उस समय के हिसाब से 5 पैसे वाले पोस्टकार्ड पर टूटे फूटे शब्दों में लिखी हुई थी। प्रचलन के अनुसार डाकिया हमारे घर चौधरी चाचा को चिट्ठी देने आया और बोला कि मुरबी दास की चिट्ठी है। चौधरी चाचा ने कहा मुरबी दास नाम का कोई व्यक्ति गांव में है ही नहीं। डाकिया ब्राह्मणों की बस्ती में गया और अनेक लोगों को पोस्ट कार्ड दिखाए। हर एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण पोस्ट कार्ड पर लिखे पत्ते की गुत्थी सुलझाने में लगा रहा, किंतु मुरबी दास किसी की पकड़ में आया ही नहीं। ये गुत्थी डाकिया के लिए एक भयंकर चुनौती बन गया। इसका कारण ये था कि उस जमाने की डाकिया बेहद ईमानदार जिम्मेदार होते थे, अतः वो डाकिया मानसिक रूप से बिल्कुल लज गया। पूरे गांव की फेरी के बाद डाकिया एक बार फिर दलित बस्ती में आया। संयोगवश हमारे घर के पड़ोस में रहने वाले फेरू काका से उसकी मुलाकात हो गई। फेरू काका ने कहा कि चिट्ठी तुलसिया को दिखाई जाए। मैं उस समय मुरदैया पर भैंस चरा रहा था। फेरू काका ने ही मुझे मुरदैया से जोरदार आवाज लगाकर बुलाया। मैं घबराया हुआ आया, क्योंकि अपने नग्गर चाचा से बहुत डरता था। मन में एक आशंका थी कि कोई गलती जरूर हुई होगी, इसलिए बुलाया गया। खैर घर पहुंचने पर डाकिया ने मेरे हाथ में चिट्ठी दे दी और कहा कि देखता बेटा, ये का चिट्ठी हो। उस पोस्ट कार्ड पर पता लिखे हुए सुख में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा से देखता रहा। पूरा पता यूं लिखा था, पाओबल मुरबी दास, ग्राम धर्मपुर, थाना चिरैया कोट, जिला आजमगढ़।
मैं नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता और हद से ज्यादा उलझ जाता। इस उलझन में डाकिया भी जल्दबाजी में नहीं था, इसलिए वो भी गुत्थी हलौने तक वहीं रुकने के लिए तैयार था, जिसका एकमात्र कारण तक हमारे गांव का पता एकदम सही था। काफी देर तक माता पच्ची के बाद मेरा दिमाग चल पड़ा। मेरे गांव से एक बलमू नाम के एक अनाथ दलित युवक बचपन में ही भागकर कलकत्ता गया था। मैं वर्षों बाद उस अकाल के बारे में सुनकर वहां से कौतूहल बस हालचाल लेने गाँव आया। गाँव में उनका कोई घर या जमीन नहीं था। बलमू भैया हमारे घर के पास एक खाली जमीन पर एक छोटी सी अस्थायी झोपड़ी बनाकर 2 महीने पूर्व रहने लगे थे। वे अक्सर कहते थे कि जब बारिश होने लगेगी तो कलकत्ता वापस जाएंगे। यद्यपि गांव में उनका कुछ भी बचा नहीं था, किंतु मुश्किल के दौर में गांव के दलितों की दुर्दशा से विचलित होकर वे सबकी खोज खबर लेने आए थे। वे हमेशा ये भी कहते थे जब सूखा से गांव वालों को राहत मिलेगी तो वापस जाएंगे। मेरा ध्यान बुरी तरह से बलमू भैया पर टिक गया। नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता रहा। बहुत देर बाद एक गुत्थी सुलझ पाई जब मैंने पाव बल मुरवीदास का खुलासा पावे बलमू रविदास के रूप में किया। वास्तव में कलकत्ता जाकर बलमू अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिए थे। वे कलकत्ता के बेलिया घट्टा इलाके में बनानी दास नामक एक बंगाली दलित महिला की बाड़ी में रहते थे। उसी ने बलमू रविदास का हालचाल जानने के लिए एक साधारण सी चिट्ठी लिख दी थी। बंगाली होने की वजह से बनानी दास ने पावे बलमू रविदास के बदले तोड़ मरोड़ कर पाव बल मुरवीदास लिखा। इस गुत्थी के सुलझते ही डाकिया बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरता और कहता, खूब बढ़िया भैया। इस घटना के बाद फेरू काका मेरे सबसे बड़े प्रचारक हो गए। मुरवीदास का रहस्य खोलना मेरे लिए आर्किमिडीज या न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत किसी वैज्ञानिक फार्मूले से कम नहीं था। अगाध प्रशंसा मिली थी। फेरू काका गर्व से कहते रहे कि मेरे आगे गांव के सारे 52 फेल हो गए। इन तमाम खट्टी मीठी यादों के बीच न जाने कहां से भटकता हुआ एक भूखा लमकुरिया बानर यानी काले मुंह तथा लंबी पूंछ वाला बंदर आ गया। हमारे पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह के बंदर का कहीं अता पता नहीं था, इसलिए उसका गांव में आना तरह तरह की अटकलबाजी को जन्म देना था। कोई कहता वो लमकुरिया भूत है तो कोई कहता हनुमान जी हैं, किंतु गांव के सारे बच्चे और युवक उसे मनोरंजन का एक रोचक साधन समझ बैठे। क्या दलित क्या बाबू सभी उसका पीछा करने लगे। उसे खदेड़ने की प्रक्रिया में इधर उधर पड़े सारे कंकड़ पत्थर साफ हुए। क्योंकि हमारे गांव में अनिकत पेड़ तथा जंगल थे, इसलिए वो बंदर कभी किसी एक पेड़ पर तो कभी कंकड़ पत्थरों की बौछार से उगकर दूसरे पर छलांग लगाता। शीघ्र ही कंकड़ पत्थरों की हुजूम भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ चल पड़ता। बीच बीच में बंदर गुस्सा होकर चिचियाने लगता। उसका ये चिचियाना मनोरंजन की आग में घी का काम करना था। परिणाम स्वरूप कुछ और कंकड़ पत्थर उसे अपने निथाने पर ले लेते। वो घंटों तक गांव की अनेक दिशाओं में स्थित विभिन्न पेड़ों पर भागता रहा। अंततः भागते हुए वो बरम बाबा के चौरे के पास स्थित एक विशाल आम के पेड़ पर चढ़ गया। वो सबसे ऊपर की डाली पर बैठ गया, जहां पत्थरों का पहुंचना कठिन था, क्योंकि ये पत्थर मार सारे योद्धा भी थक चुके थे। अंत में बंसु पाड़े अपने भस्मार से एक लंबा बांस काटकर उसकी लग्गी बनाकर बंदर को खोदने लगे। इस नए हथियार से वो बिल्कुल घबरा गया। वो चिल्लाता हुआ रौद्र मुद्दा में पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गया और गांव के पश्चिमी से ताल की तरफ भागा। सैकड़ों का हुजूम भी उधर गया। इस हुजूम में मैं भी था और मेरे पास कोई कंकड़ पत्थर भी थे, मतलब कई थे। देखते ही देखते घबराहट में वो बंदर ताल के पानी में कूद गया और तेजी से तैरकर बहुत दूर चला गया। और इस तरह सारा हुजूम ताल के किनारे पत्थर लिए उसे आंखों से दूर ओझल होते बिलुकता रहा। लोग हारे हुए जुआरी की तरह घर वापस आ गए। इसमें आप देखेंगे ना, इस वृत्तांत में बहुत सारी कथाओं को दिया गया है। जो काम काम की चीजें जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हाईलाइट कर दे रहे हैं, बाकी सुनने वाला ही है सब। तो घटनाक्रम में इन्होंने गांव के पड़ोसी परशुराम के पत्तू मिसिर का एक पोखरा, वो पोखरा कहाँ है, मुरदैया के दक्षिणी दिशा में 2 फलांग पे। और पोखरे के चारों तरफ क्या है, भीटों पर नीम के बड़े बड़े सैकड़ों पेड़। पोखरे के ही पास एक क्या है, विथाल मलदैया। तो मलदैया आम का जिक्र है, आम मलदैया आम लगे हुए हैं और ये जो है मलदैया के पेड़ पे लेकर कहता है तोड़ने के चक्कर में चढ़ पड़ते हैं। लेकिन चिखड़ी बीच बीच में क्या होता है, चिखड़ी को देख लेते हैं और चिखड़ी को देख के वो धोखा दे देते हैं, चिखड़ी भाग लेता है और लेखक की भी सबसे ऊंचाई पे पेड़ पे चढ़ा है, तो लेखक जो है वहां पे फंस जाता है। और ये कौन देखता है, जिसका पत्तू मिश्र का ये था, पत्तू मिश्र देखते हैं। अब पता लेखक का कुछ नहीं, लेखक का पैर दिख जाता है और बेचारे उनको लगता है कि शुद्ध बाबा जय शुद्ध बाबा को कहते हुए डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर बताते हैं ना कि जो जय शुद्ध बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि शुद्ध बाबा नाम का कोई जो है एक व्यक्ति था वहां पे दलित, वो कुछ दिन पहले वहां पे उसका देहांत हुआ था, इसलिए उनको लग रहा था कि उन्हीं का भूत है।
तो उन्हीं शुद्ध नामक उन्हीं के गांव का एक दलित दतवन तोड़ते हुए गिरकर मर गया था, इसलिए उसको शुद्ध भूत ये समझ पाए थे। और इस तरीके से जब इनको लगा कि अब उससे निजात कैसे पाए, तो अंततोगत्वा उन्होंने पोखरे पर शुद्ध बाबा को उन्होंने मुर्गी की बलि और नीम के पेड़ की जड़ में 1 बोतल शराब की आहुति दी, और ये भुता जो मनोरोग था पत्तू मिश्र का, तब वो उससे निजात पाए। तो फिर कहते हैं ना कि ऐसा हुआ कि चढ़ा था मैं एक सामान्य व्यक्ति बन के और भूत बन गया। इसी बीच फिर कहते हैं कलकत्ते से एक चिट्ठी आई। उस हिसाब से देखिए, उस समय के हिसाब से 5 पैसे वाले पोस्ट कार्ड पर टूटे फूटे शब्दों में आया था, और पहले इनके चौधरी चाचा के यहाँ आया, और चिट्ठी मुरबीदास नाम से आया था। तो कोई समझ नहीं पाया, फिर ब्राह्मण की बस्ती में गए, फिर ये समझ नहीं आया कि आखिर ये चिट्ठी है किसकी, क्योंकि कोई इस नाम से है नहीं। फिर वो व्यक्ति जो डाकिया इतना जिम्मेदार है फिर आया। तो कहते हैं फिर अब की बार आया तो मेरे पड़ोस में जो फेरू काका थे, चिट्ठी लिए, और ये कहे कि तुलसिया को दिखाना चाहिए, और तुलसिया को बुलाया गया, और कह रहे हैं कि ये पूरा एड्रेस था उसमें। एड्रेस तो कह रहे थे एकदम सही था, यानी एड्रेस हमारे गांव का ही था, लेकिन ये लाइन समझ में नहीं आ रहा था ये नाम किसका लिखा गया है। बहुत माथा कच्ची करने के बाद तब इनको याद आया कि कोई एक व्यक्ति इनके गांव में आया था हालचाल लेने के लिए। तो पावबल मुरलीदास का खुलासा जो है पावे बलमू रविदास के रूप में किया गया, क्योंकि जब ये कलकत्ता गए तो कलकत्ता जाकर जो बलमू है वो अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिए थे, और वहीं के कलकत्ता के बेलिया घाट इलाके में बनानी दास नामक एक बंगाली दलित महिला की बाड़ी में रहते थे। उसी ने बलमू रविदास का हालचाल लिखने के लिए पावबल मुरलीदास लिख दिया, और फिर ये कुछ समझ ही नहीं पाए। तब कहते हैं कि जब ये चीज़ें गुत्थी में सुलझा लिया तो फिर जो काका थे मेरा खुद प्रचार करते, और कहते ऐसा लगता, लेखक कह रहे कि मैंने कोई बहुत बड़ा सिद्धांत जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कोई खोज दिया हो। ये नाम जो मैंने समझाया पावबल मुरलीदास का, ये बहुत बड़ा काम मेरे गांव के लोगों के लिए, बहुत प्रशंसा मिला। फिर इसी तरीके से कहते हैं कि गांव के सारे बावन फेल हो गए, वो भी कहते थे। फिर कहते हैं एक लमकुरिया बंदर जो है ये भी हमारे यहाँ पे आया, ये यानी काले मुंह तथा लंबी पूंछ वाला था, और कोई कहता कि हनुमान जी आ गए, कोई कहता लमकुरिया भूत आ गया, और पूरा गांव जुटा पड़ा है, गांव के सारे बच्चे, और ये खदेड़ने के लिए कंकड़ पत्थर लिए चिचिया रहा है वो बेचारा। और फिर कहते हैं कि जैसे ही गुस्सा होकर वो चिचियाने लगता, उसका ये चिचियाना मनोरंजन की आग में घी का काम करता। परिणाम स्वरूप लोग कंकड़ पत्थर लेके निशाना लगा रहे हैं, वो भागता हुआ बरम बाबा के चौरे के पास गया। फिर जो है बंसु पाड़े अपनी बसवार से एक बांस लेके आए, लेकिन वो फिर भागा। कुल मिला के ये लोग पकड़ नहीं पाए। कहते इस बंदर कांड के बाद जो है जेठ महीने की झुलसा दिन वाली गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। आषाढ़ आने पर स्कूल खुलने वाला था। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई का विकराल दानव अनिश्चितता की स्थिति मेरे सामने आने लगा। कोई रास्ता मिल जाने की तलाश में मैं ननिहाल आजमगढ़ के प्रसिद्ध गांव तरमा चला गया। आज तरमा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह के भूतपूर्व संकट मोचक ठाकुर अमर सिंह भी उसी गांव के हैं। जिस समय मैं अपने ननिहाल पहुंचा, शायद अमर सिंह भी उस समय 5वीं पास रहे होंगे। हमारे नाना के घर के ठीक सामने मुश्किल से 1 फलांग की दूरी पर तरमा थाना है। एक विशाल बिल्डिंग जिसका रंग लाल था, दूर से देखने में डरावनी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस थाने को फूंकने की कोशिश भी की गई थी, और इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। उन्होंने भी वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव भी है। बाद में चलकर जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो तेज बहादुर सिंह के संपर्क में आया। उनका भी मेरे ऊपर गहन प्रभाव है। उस समय तरवा थाने से बहोरीपुर की तरफ एक सड़क बनाने का काम चल रहा था। तरवा के अनेक दलित मजदूर सड़क बनाने में लगे हुए थे। इनमें मेरे राम शरण मामा ये भी शामिल थे। उन दिनों एक बैलगाड़ी भर अंकटा खोद कर रखने की मजदूरी 4 आने हुआ करती थी। अंकटा एक तरह का अधूरा पत्थर होता था जो सड़क बनाने के काम आता था। उन दिनों अंकटा कहीं भी मिल जाता था। मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ दिन तक अंकटा की खुदाई करके कुछ पैसे इकट्ठा करूं जो आगे की पढ़ाई में काम आए। वास्तव में वो 4 आना उस समय बड़ी कमाई माना जाता। मैं मामा के साथ सड़क के काम के लिए थाने पर गया, और कार्यस्थल पर पता चला कि मेरे जैसे बच्चों से सिर्फ टोकरी में भरकर अंकटे को बैलगाड़ी में रखवाने का काम लिया जाता था, जिसके बदले उन्हें सिर्फ 1 आना दिया जाता। चूंकि अंकटा जमीन में 5-6 फीट नीचे मिलता था, इसलिए बड़े मजदूर ही उसकी खुदाई कर पाते। अतः नगद मजदूरी की मेरी यह कल्पना हमेशा के लिए अधूरी रहेगी।
मैं हताश रह गया। लगभग 15 दिन तक ननिहाल में रहकर मैंने अनेक नज़ारे देखे। मेरे नाना के गांव के दलितों में एक खानदानी परंपरा ये थी कि जेठ के महीने में हर साल वर्षा की पूर्व संध्या पर लोग बारी बारी से सूअर भात की दावत देते और सारे लोग एक साथ बैठकर खाते। उन 15 दिनों में लगभग रोज ही ऐसी दावतों में मैं जाता। वास्तव में हर दावत में स्थानीय देवी देवताओं को सूअर की बलि दी जाती, जिसका उद्देश्य होता था भविष्य में किसी तरह की अनहोनी को रोकना। ये बलियां गाजे बाजे के साथ दी जाती। नाना के ही एक पट्टीदार घूट दफला बजाने में माहिर थे। करीब 3 फीट गोलदार चौड़ाई वाले विथाल दफले को अपने कंधे पर रसरी से टांग कर पेट पर खड़ा कर लेते और फिर दोनों हाथ में लकड़ी लेकर अंधाधुंध उसे बजाते। बलि देते समय सूअर चिंघाड़ता हुआ चिल्लाता था और वो उतनी ही तेजी से तबले की धुन छेड़ती। बलि समाप्त होने की प्रक्रिया में उसे बजाते बजाते वे अपने दोनों पैरों को बड़ी फुर्ती से आसमान में उछाल कर कलैया मार जाते। किंतु दफले दफले का वादन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। वैसा उन्मादी दफलची मुझे कहीं और नहीं मिला। तरुआ में मैंने इस दफलची कला तथा सूअर भात की दावत का खूब मजा लिया, किंतु आगे की पढ़ाई वाली चिंता जो बनी थी। इस ननिहाल प्रवास के दौरान रात के समय में नाना के घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे कई अन्य लोगों के साथ सोता। सामने थाना होने के कारण रात बड़ी डरावनी लगती, जिसका कारण ये था कि उन दिनों चारों तरफ शीतमार चोरों का बड़ा आतंक था और कोई ना कोई चोर रोज ही थाने में आता। थाने का दरोगा लगभग हर रोज रात ही सन्नाटे में ऐसे गिरफ्तार चोरों को थाने की छत पर ले जाके मारता। ये चोर मार से कराते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए उनकी चिल्लाहट से न सिर्फ डर जाता बल्कि अत्यंत संवेदनशील हो उठता। नाना की बस्ती वाले कहते थे कि थाने का दरोगा बड़ा खूंखार ठाकुर है। वो चोरों को सुरती खिला खिला कर मारता है। फिर वे विश्लेषण करने लगते कि सुरती खाने से दर्द कुछ कम महसूस होता। सुरती खिलाकर की जाने वाली चोरों की मार मुझे भी बहुत विचलित करती। परिणाम स्वरूप पुलिस से डरने के साथ साथ उनसे घृणा भी हो गई। इस प्रक्रिया में एक रात को एक व्यक्ति थानेदार की मार से कई जोर जोर से रोने लगा, किंतु अगले ही क्षण वो एकदम शांत रोने की करा तथा सीख भी रहे समेत चुप्पी से सभी लोग अचंभित। इसके बाद उस रात को थाने की छत से कोई आवाज नहीं आई। सुबह 2 सिपाही तरवा की उस दलित बस्ती में आकर सबको चेतावनी देते हुए कहते रहे कि थाने के दरोगा या किसी के बारे में किसी को कुछ भी न कहे, वरना सबको सुर्ती खिलाई जाएगी। पुलिस की इस सुर्ती का मतलब था प्रलय। हुआ ये था कि थाने की छत पर मार खाता खाता एक मुजरिम नीचे गिर गया और अविलंब मर जाने की वजह से उसकी चिल्लाहट एकाएक बंद हो गई। इस मृत्यु से पुलिस का आतंक ऐसा फैल गया था कि मैं नाना के घर से थाने की तरफ निगाह फेरते ही डर जाता। इस बीच गर्मियों की छुट्टी भी समाप्त होने वाली थी। मैं तरवा से वापस अपने गांव चला गया और मेरी मुर्दैया एक बार फिर मेरे पास आ गई। जिस समय मैं ननिहाल से अपने गांव वापस आया, उस समय बस्ती के लोग निजामाबाद की उसी पुरानी शीतला देवी के मंदिर की वार्षिक पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी दादी हमेशा मुझे इस पूजा में शामिल होने के लिए कहती थी। पढ़ाई की अनिश्चितता ने मुझे उस समय देवी देवताओं के प्रति काफी अंधविश्वासी बना दिया। गांव के करीब 30-35 लोगों के साथ मैं भी शीतला देवी की यात्रा में शामिल हुआ। यात्रा लंबी थी, इसलिए रात में मुर्गों की बात सुनते ही हम शीतला माई की जय बोलते अपने अपने घरों से निकल पड़े। हमारे झुंड में सुमरिया भी थे, जो अपनी हुक्की तथा चिलम को साथ ले जाना नहीं भूल पाए। वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमेशा गिड़गिड़ा कर हमारे कारवा से कहती कि सभी कहीं रुक जाए ताकि वो आग जलाकर हुक्की से तंबाकू पी ले। उसकी ये मांग अमान्य कर दी जाती। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं सोमरिया गांव वापस आने पर अपनी चिर परिचित पुरानी शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की जगह पर खड़ी होकर गालियों की बौछार न करने लगे। घंटों की थकाऊ यात्रा में करीब आधी दूरी तय करने के बाद हमारा कारवां गंभीर बन नामक गांव के विथाल ताल के किनारे पहुंचा। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कारवां था उनकी ये मांग अमान्य कर दी जाती। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं सोमरिया गांव जो वापस आने पर अपनी चिर परिचित पुरानी शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की जगह पर खड़ी होकर गालियों की बौछार न हो। तो कहते थकाऊ यात्रा थी, लेकिन हमारा कारवां गंभीर बन नामक गांव के विथाल ताल के किनारे पहुंचा। वहां का नजारा देखकर सभी मोहित हो गए। ताल में हजारों बगुले एक पैर पर खड़े नजर आते। ये ताल कमल के फूलों के लिए भी मशहूर था। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल थी। इसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। ताल की सतह से उठती अनेक पक्षियों की घुली मिली आवाजें हमारे लिए एक न समझने योग्य भाषा की तरफ इशारा कर रही थी। हम वहीं 1 घंटे के विश्राम के लिए रुक गए। औरतें भोजन के लिए सत्तू सानने लगी और सोमरिया की हुक्की के ऊपर चिलम में आग धधक उठी। इस पड़ाव में ये भी खूब था कि आग यहाँ भोजन पकाने के लिए नहीं बल्कि हुक्की चिलम के काम आ रहा था। हम दिन के तीसरे पहर शीतला के मंदिर पहुंच गए। वहाँ रात भर का पड़ाव, क्योंकि पूजा दूसरे दिन सुबह होनी थी। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभी मंगलवार को पूजा के इंतजार में थे।
तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, शीतला मंदिर की बात कर रहे हैं, वहां पहुंचने की बात। कह रहे सभी मंगलवार को पूजा के इंतजार में थे, हम सब सारी रात मैदान में सोकर बिताए। सूर्योदय होते ही शीतला की पूजा शुरू हो गई। हमारे गांव वाले किसी तरह एक एक सेर गेहूं का आटा इंतजाम करके साथ ले आए थे, जिसे सोहारी हलवा पकाकर शीतला देवी को चढ़ाया जाए। साथ ही सुअर के छौने की बलि भी देनी थी। मेरी माँ सोहारी हलवा ईंट के चूल्हे पर पकाने लगी और मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव वालों के साथ छौना ढूंढने लगे। वह मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर शुगर पालने वाले सैकड़ों छौनों को जाल में लपेट कर बेच रहे थे। उस समय 2-2, 3-3 किलो के छौने 3 से 5 रुपए में। शीघ्र ही हम छौनों को लेकर वापस आ गए। परंपरा के अनुसार छौनों की बलि के साथ साथ वेश्याओं का नाच भी देवी के सामने करवाया जाता। तो यहाँ पे एक परंपरा बता रहे हैं कि एक तो ये हुआ कि हम लोग गेहूं का आटा लेके आए और इनकी माँ भी सोहारी हलवा ईद पे पकाने के लिए लाई। लेकिन यहाँ पे कह रहे थे कि सुअर की बलि भी देनी थी, तो इसलिए हम लोग लेने गए और उस समय बता रहे हैं कि 5-5 रुपए में ऐसे 2-2, 3-3 किलो मिलते थे। लेकिन अजीब बात ये भी है कि छौनों की बलि के साथ साथ वेश्याओं का नाच भी सामने ही करवाया जाता है और मंदिर के पुजारी ही छौनों का गला काटने के लिए तांत्रिकों को अपने पास रखते। वहां नाचने वालों का झुंड भी मौजूद रहता। मेरे गांव वाले इन्हें मेला घूमने कहते हैं। यानी ये जो शीतला माता के मंदिर आजमगढ़ में बता रहे हैं कि यहाँ पे गए, वहाँ सुअर का छौना देना और ये सारी चीजें, फिर वेश्याओं का नाच भी हो रहा है। इनके अलावा इसको कहते मेला घूमने कहा करते थे। मेरे पिताजी भी कहते नाच के लिए एक मेला घूमने 2 रुपए में ढूंढ लाए। इन मेला घूमने के साथ एक तबलची भी हुआ करता था। तबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेट कमर में बांधे रहता और नृत्य के समय मेला घूमने के स्वर में स्वर मिलाकर देवी का गुणगान करता और तबले की थाप से सारा वातावरण गूंज उठता। इसी बीच बलि का छौना भी सिरविहीन हो जाता। ये सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में हो जाती। कितने? 5। मेला घूमने के नाच के बाद हम भाव विभोर होकर मंदिर से बाहर निकलकर देवी माँ का सोहारी हलवा वाला प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से सोहारी हलवा दूर जा गिरा और देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो गया। चील की चोंच ने मेरा हाथ फाड़ दिया था। छौने की बलि तथा अन्य खाद्य सामग्री के कारण वहां हजारों की चील कौवें आसमान में निरंतर उड़ान भरते रहे। मेरे पिताजी कुछ ताजा गोबर ढूंढ कर लाए और मेरे घायल हाथ पर छाप दी। वे कहने लगे कि इसी से ठीक हो जाए। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए देर शाम अपने गांव आ गए। अब छुट्टियां 2-4 दिन की ही शेष रह गई थी। आसमान में हैरत अंगेज नजारे उभरने लगे। लगातार 2 साल के सूखे के बाद बादल गरजने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूरने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्दा में प्रतीत होने लगे। पहली बारिश के साथ ही गांव वाले आपस में चंदा करके एक सुअर खरीद लाए और सात समारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। इसी बीच मुर्दैया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अर्धचंद्राकारी धनुष दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष देखते ही हाथ जोड़कर इंद्र भगवान की जयकार करते। वे कहते थे कि अब इंद्र भगवान खुश होंगे इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले ये भी कहते थे कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वे इंद्रधनुष के रूप में आसमान में दिखते हैं। वर्षा की सांस के बीच 1 जुलाई 1959 ने आगमन मेरी चिंता को धधका दिया। ये एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। नंगा चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। ये चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया था। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में एक किसी अन्य ग्राहक का मानव बना दिया था। 6ठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुथाफिर लाल। तो यहाँ पे एक तो ये है कि कह रहे 1 जुलाई 1959 ये था कि अब आगे की पढ़ाई करनी है और नगर चाचा बहुत नाराज थे। दादी ने बहुत कहा तो मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। अब इस तरीके से कहते हुए उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया। 6ठी कक्षा मेरा दाखिला युगांतकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में एक किसी अन्य ग्राहक का मानव बना दिया। 6ठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर कौन थे? मुथाफिर लाल, किंतु उन्हें भी सभी लोग सिर्फ मुंशी जी कहते हैं। वे उसे जिगर संडी गांव के रहने वाले
जहाँ के बाबू परशुराम सिंह थे। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी, प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल अलग थे। ये बहुत मेहनती, अनुशासन वाले व्यक्ति थे। ये किसी तरह के साथ भेदभाव नहीं, परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह के पागलपन में बदल गया। यदि जब अच्छा टीचर मिल गया तो वो अंग्रेजी के प्रति कह रहे हैं कि वो पागलपन में बदल गया, और मुंशी जी जो कुछ भी सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता। यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे जबानी पढ़ लेता। मेरी इस याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन बैठा, और जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध होकर मुझे घूरने लगते। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई थी कि कहीं मैं पागलपन की तरह तो नहीं बढ़ रहा हूँ, यानी पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूँ। वो अक्सर दोहराती रहती थी कि सुनने में आता है ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते थे। इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी ये सब सुनकर वो घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम दो ऐसे हरवाहे थे जो शाम के समय काम में वापस आने पर सीधे मेरे पास आते और मुझे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते। मैं तुरंत दर्जनों छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ देता, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, ही इज रीडिंग। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता था कि मानो दिन भर की हरवाही से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई। पागलपन कहीं बढ़ न जाए इस चिंता में दादी मुझसे हमेशा करती रहती, हरदम अन्न बोलल करा। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा ये पागलपन बढ़ता रहा। प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था वही छठी के बाद अंग्रेजी में। तो ये दो लोगों का नाम हमें याद रखना है कि ये दो लोग कौन है, बदलू और बलराम। और ये कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के कार्य छठी कक्षा में मेरे लिए, यानी प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था वही चीज छठी के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वापस कहते हैं कि गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा था, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़। लोग रोपनी के लिए धान की जरई तैयार करने लगे तथा खेतों में लेव लगाते। खेत में चारों तरफ से मेड़ द्वारा पानी को रोककर हल जीतने को लेव लगाना कहते थे, जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती थी। लेव के बाद खेतों को हेंगा से हेंगाया जाता था। बांस के 3, 6, 7 फीट लंबी काड़ियों को एक साथ पचरी ठोककर चौड़ा बना दिया जाता, जिसे हेंगा या पाटा कहते हैं। तो वापस गांव में कहते खुशहाली का वातावरण छाया। क्यों? क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़। लोग रोपनी के लिए धान की जरई तैयार करने लगे और खेतों में लेव लगाने लगे। और खेतों में जो चारों तरफ से मेड़ द्वारा पानी को जो रोका जाता, मेड़ के द्वारा हल जोतने को लेव लगाना कहते हैं, जिसमें क्या होता, मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती। लेव के बाद खेतों को हेंगा से हेंगाया जाता। बांस के 3, 6, 7 फीट लंबी काड़ियों को एक साथ पचरी ठोककर चौड़ा बनाते हैं, जिसे हेंगा पाटा कहते हैं। हेंगा को मोटे रस्से में बांधकर जुआठी में नदे बैलों द्वारा खींचा जाता। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को भी बैठा देते। हरवाहा स्वयं उस पर चढ़कर हिंगाने के लिए बैलों को हाँकने लगता। पानी भरी जुताई गए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों को बहुत मनोरंजन होता। देखते ही देखते धान की फसलें लहला उठी। 20 साल की अपनी तबाही के बाद अकाल का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल पोखरे, नदी ताले डुबरा डूबी, यहाँ तक कि धान के कियारे तरह तरह की मछलियों से पट गए। मछलियों की बहुतायत इतनी ज्यादा हो गई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाने लगे। मछलियों के आगमन ने दलितों की भुखमरी को हवा में उड़ा दिया। आगे आने वाले हर मौसम में इसी की बहार थी। मछलियां मारने के सिलसिले में एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी विचलित हो जाता हूँ। गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कटिया लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे मोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चे जिसे जरई कहा जाता है को माँ मछलियां अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चलकाती। मैंने केचुए से गुत्थी कटिया को इन जरइयों के बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचने लगा। मैंने कटिया को उछाल कर जमीन पर फेंका और मेरे हाथ में आ गई करीब 1 पाव वजन वाली गिरई, जो अपनी जरइया को चरा रही थी। मैंने इस छटपटाती गिरई को जमीन पर पटक मार डाला। उधर सैकड़ों जरइया इधर उधर बिखर कर ऐसे दिशा विहीन हो गई जैसे पानी की सतह पर बिछी काई पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया। इन मात्र विहीन जरइयों को दिशा विहीन देखकर जो है मेरे अंदर जो है
एक पापी की, अत्यंत निर्दयी पापी होने की अनुभूति जगी। आज भी पानी में तैरती जब किसी मछली को देखता हूँ तो मैं अपने को उसी निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूँ। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाली हर संध्या को अपने पुराने रूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झींगों तथा रेहुआ की निरंतर जारी रहने वाली चिंचियाती धुनों में हजारों मेंढकों की टटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वही गुबड़ौरे का समूह मेले के ढेर को गोलाकार ग्लोब का रूप देकर ऐसे ठेलते नजर आने लगे थे मानो दुखों से भरी इस धरती को लुढ़का कर वे किसी अन्य ग्रह पर ले जा रहे हों। डिबरी तथा लालटेन जैसी रोशनी के स्रोतों पर पतंगों का हुजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा था। राहत की बात यह थी कि सारी गतिविधियां उस भीषण अकाल के समापन की घोषणा कर रही थी। सावन आते ही नागपंचमी की आहट पाकर चुड़िया गांव गांव घूमकर कजरी विधा में गाने लगी थी। एक दिन छलके लोगों मुरारी सुनिए, बनिके आए चुड़ियारी सुनिए ना। गोदना गोने वाली भी ऐसी धुनों में फेरी लेने लगी। नीम के पेड़ों पर पड़े झूले तो संध्या के समय मनोरंजन के सबसे बड़े केंद्र बन गए। गांव के दलित मजदूरों और मजदूर ने लोकगीतों की धुन पर झूल झूल कर दिन भर काम से मिली थकान को हवा में उड़ाने लगी। इसी बीच घुमंतू नटों के गांव के बाहर सिरकियां भी गड़ने लगी। ये सारी बरसाती गतिविधियां पिछले 2 साल काल के दौरान एकदम बंद हो गई थी, किंतु सन 1959 के बरसाती दिनों में उनकी वापसी से हमारी दलित बस्ती जीवंत हो गई। उस बरसात में करीब 15 सदस्यीय घुमंतू नटों के एक झुंड ने हमारी दलित बस्ती के दक्षिण में स्थित उशू जमीन पर अपनी सिरकियां लगा लिया। त्रिकोण झोपड़ी नुमा सिरकी सर पर तथा कपड़े से बनाई जाती। उन्हें सैनिक टेंटे सरीखे गाड़ कर नटरात में उसके अंदर सोते थे। ऐसे खाना बदोश नट बरसात के दिनों में घूम घूम कर लोगों को पहलवानी भी सिखाते थे, जिसके बदले उनकी रोजी रोटी चलती रहती। ये नट आल्हा गाने में माहिर थे, ढोल वादन में भी परंपरागत रूप से पूर्ण। हमारे गांव में जिस नट परिवार ने सिरकी लगाया था उसका मुखिया बहुत हट्टा कट्टा पहलवान था, जो तुको जैसा प्रतीत होता था। तुको यानी तुर्को। और उस परिवार की युवतियां बहुत सुंदर थी, जिनके बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं होती। अपनी किसी बात को मनवा लेने की इन नटों में अद्भुत क्षमता थी। ये सब कुछ आला गा गा कर मनवा लेते। वीरता भरे किसी भी आला प्रकरण में वे सामने वाले व्यक्ति को पिरोकर ऐसा दृश्य पैदा करते जिससे भावुक होकर लोग उन्हें हर तरह की मदद के लिए राजी हो जाते। इसी क्रम में बस्ती के लोग पहलवानी सीखने के लिए राजी हो गए। मुर्दैया के पहले एक बाग में अखाड़ा तैयार किया गया। करीब 20 युवक उस नट पहलवान से कुश्ती, बाना, बनेठी, तलवार आदि भांजना सीखने लगे। अखाड़े में नट तरह तरह के दाव सिखाता और वहां भारी भीड़ तमाशबीनों के इकट्ठे। एक बार सिखा दी गई तरकीबों की प्रैक्टिस के लिए वो नट बीच बीच में वीर रसोत्रोट ढोल की थाप को ऐसी सुरीली बना देता कि सारी नट विद्याएं सबके सिर चढ़कर बोलने लगती। हमारे परिवार के 2 युवक सोगनन तथा गोकुल भैया पहलवानी सीखे। नटू द्वारा ऐसी पहलवानियां एक 15 दिवसीय पर्व की तरह होती, जिसके बाद शुरू होता था विदाई समारोह। जिन जिनके घर के युवक पहलवानी सीखते थे, नट पहलवान बारी बारी से उनके घर आला या आयोजन करता। जिस दिन हमारे दरवाजे पर आला का आयोजन होता, उस दिन सैकड़ों लोग वहां आते। लोग घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर आला सुनते रहे। अंततोगत्वा जब वो नट समूह हमारी बस्ती से विदाई लेकर अपनी सिरकियां उखाड़ने लगा तो घर घर में मातम सा छा गया। जब वे सिरकियों को अपनी पालतू घोड़ी के पेट पर लाद कर एक अजनबी मंजिल की तरफ जाने लगे तो मैं भी उन्हें बड़ी ललचाई निगाह से देखता रहा और बार बार सोचता रहा कि यदि उनके काफिले में मैं भी होता तो कैसा लगता। देखते ही देखते नटों का ये झुंड मुर्दैया के रास्ते से हमारी आंखों से ओझल हो गया। जाहिर है उस बरसात ने सूखाग्रस्त गांवों की दलित बस्तियों में नई गतिविधियों की भरमार कर दी। अब जो चिट्ठियां मुझसे लिखवाई जाती थी उनमें किस्नी भौजी जैसी युवतियों द्वारा ऋतु वर्णन भी होता था। उनके अर्थ वैसे ही होते थे जैसे पद्मावत में महाकवि जयसी की ये पंक्ति थी, बरसे मगा झकोरी झकोरी मुर्दे नन चुए जस जोड़ी। और फिर लेखक कहते उधर हमारा स्कूल भी जाड़े की शुरुआत होते ही जो है अनेक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहली पंचवर्षीय योजना चालू तो पहले ही हो गई थी, किंतु उसका प्रभाव कहीं नजर नहीं आता था। पहली बार सन 1959-60 के जाड़ों में हमारे क्षेत्र के जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला गया, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों में कृषि प्रदर्शनी हुआ। अनेक सरकारी अधिकारी जैसे एडीओ, वीडियो, तहसीलदार, डीएम ये सब दौरा करने आए। ऐसी प्रदर्शनियों के अवसर पर मुझे ये अनुभव होने लगा था कि 2 वर्ष पहले कौड़ा तापते मुन्नर चाचा जो कुछ भी रूस में सामूहिक खेती या नेहरू की योजना के बारे में बताते, उसका साकार रूप इनमें दिखता। उस समय हमारे स्कूल पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। प्रदर्शनी में लहलाती फसलों के बड़े बड़े नमूने रखे गए थे। वहां बड़ी संख्या में किसान आते थे। शाम के समय बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लॉक द्वारा होते।
उस समय जहानागंज ब्लॉक के एक मशहूर बिरहा गायक थे जो अपनी गायन शैली में विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किए हुए थे। उनका नाम था जयश्री यादव। लोहे का करताल बजाते हुए जब बुलंद आवाज में इन लाइनों को हुई है अब कल्याण पंचवर्षीय योजना से हरा भरा खेत खलियान पंचवर्षीय योजना से को गाते तो तभी सब रोमांचित होते। ऐसी प्रदर्शनी के बाद गांव-गांव में ग्राम सेवक घूमने लगे, साथ में कभी-कभी स्कूलों के कृषि छात्र भी होते। ये सभी डिबलर से बीज बोने के लिए किसानों को प्रेरित करते। डिबलर क्या होता था? डिबलर लकड़ी का 1 दर्जन खूंटियों वाला चौकोर खंचा होता। इसके इस्तेमाल से खेत में खूंटियों द्वारा बनाए गए छेद में फसलों के बीज बोए जाते। उस समय डिबलर से खेती का वर्णन विभिन्न लोकगीतों में खूब मिलता। इन सब क्रियाकलापों से नेहरू जी की छवि ग्रामीण इलाकों में काफी निखरने लगी। लोग अकाल से उत्पन्न दुख दर्द को भूल गए। धान की अच्छी फसलों के बाद चैत वैसाख के दिनों में जौ, गेहूं, चना, मटर आदि फसलों की कटाई से दलित के बीच काफी खुशहाली आ गई। इसका कारण था कुछ महीनों के लिए उचित भोजन व्यवस्था। इस संदर्भ में हमारे पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जमींदारों के बीच चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा प्रचलित था। भादो भैसा चेत चमार, इनसे कब हो लगे ना पार। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा प्रचलित था और ऐसा लगता था कि भादो भैसा चेत चमार, इनसे कम हो लगे ना पार। इस निरापद पुड़ा मानवीय अभिव्यक्ति में चमारों की पेट भरकर खाने की खिल्ली उड़ाई गई थी। उपरोक्त उक्ति से ये भी प्रकट होता है कि भारत का सवर्ण समुदाय चमारों को भूखे पेट देखना ही ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये भी अवश्य परिवर्तन आया है कि चैत आते ही अकाल के दौरान बंद शादी विवाह के समारोह एक बार फिर पुनः जागृत हो गए। और कहते हैं ऐसे ही मटमंगरा के गीत सोने की थारी में जीवना परोसो रामा, जीवना ना जीव हमारे बलमा, ये बहुत ही कहते हैं एक प्रचलित लोकगीत हुआ करता है जिसे मनमंगरा से लेकर शादी के दिन तक लगातार गाया जाता। इस दौरान दलितों की झोपड़ियों की दीवारों पर कोहबर कलाकृतियां ये भी उभारा जाता। दीवारों पर कहते गेरू हल्दी से जो पेंटिंग होती उसको कोहबर कहते थे और उस पे अलग कलाकृतियों में केले का को पेड़, हाथी, घोड़े, औरत, धनुष बाण ये सम्मिलित होता। इन कलाकृतियों को कोहबर लिखना भी कहते हैं। चिट्ठी की तरह कोहबर लिखने के लिए भी गांव वाले मेरी ही तलाश करते। अतः मैं जब तक गांव में रहा शादी किसी के घर हो कोहबर में ही लिखता रहा। एक विशेष बात ये थी कि इन कोहबर कलाकृतियों का प्रचलन सवर्ण जातियों में नहीं था और इन परंपराओं से जाहिर होता है कि सदियों से चला आ रहा दलितों का ये बहिष्कृत समुदाय एक अलौकिक कला और संगीत को न सिर्फ संरक्षक रहा है बल्कि इसका वाहक भी है। अशिक्षा के कारण, लिपि का ज्ञान न होने के कारण दलित लोग संभवतः भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिव्यक्ति के लिए कोहबर पेंटिंग का सहारा लिया। शादी विवाह के इन अवसरों पर भी भांड मंडलियों या नौटंकियों का आयोजन दलितों के बीच एक आम बात था। इन अत्यंत आकर्षक मंडलियों या नौटंकियों में नाटक से लेकर गायक, तबलची, अभिनेता, स्वांग आदि कई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं बल्कि वही अधपेटवा गुजारा करने वाले हरवाहे थे। ऐसे अवसरों पर एक सिद्धहस्त कलाकार के रूप में उनकी प्रस्तुति से सदियों पुरानी उनके दुख दर्द कुछ समय के लिए हवा हो जाते। मेरे ननिहाल तरवा के एक चचेरे मौसा थे जो एक बड़े हाजिर जवाब स्वांग यानी मस्खरे थे। इन भाड़ मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुति करते। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होता है, रोमांचित कर देता है। वो हरिजन जाति सहे दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जुतली उहे देला गारी हो। और ये इस तरीके से तो इसमें देखेंगे तो ये कौन है, ये मस्खरे कौन थे? इनके ननिहाल तरवा के एक चचेरे मौसा थे, वो हाजी जवाब स्वांग थे और वो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी लगेगा कि इसमें दुख दर्द पूरा व्यक्त हुआ है। इसी तरह कहते बाल विवाह जैसे कुरीतियों पर तीखी टिप्पणियां जो थी वो भी अगर देखें तो नंगी सच्चाइयों का पर्दाफाश कर देने वाली होती। उन्हें वही हरवाही नर्तक गा गा के अपनी नृत्य कला का बेहद आकर्षक बनाते हैं। फिर उदाहरण के लिए कहते हैं कि ऐसे मातो हो जवान मोर बलमा लड़किया, आधी आधी रतिया के बाबा मांगे बनिया, मातो जानी पियासल बाबा लेके गईलो पनिया, बाबा के वरिया पारो ऊतु लगले बोले जैसे बकरन की नैया। इसी कुरीति पर एक बिरहा शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गूढ़ तथ्य छिपे रहते थे, जैसे बाबा विदा कर लो ला लरिका के मेहरिया रहरिया में बाजे घुघरू। तो कहते हैं कि उपरोक्त पंक्ति में छिपा गूढ़ रहस्य ये भी है कि गांव में अरहर के साथ उस जमाने में हमेशा सनई की भी फसल मिलाकर तैयार की जाती और सनई से परसन बनता था। उसके फूल का साग बहुत स्वादिष्ट होता था। इसमें मूंगफली जैसे सैकड़ों फलियां लगती जिनके अंदर तीसी की तरह बीज होते। सनई की ये फलियां जब पककर सूख जाती
तो उनके तने जरा भी किसी चीज के स्पर्श से हिल जाते तो एकाएक इनके पूरे पेट से सैकड़ों घुघरू जैसी खनक गूंज उठती। उपरोक्त लोकगीत में छिपा हुआ रहस्य ये है कि बाल विवाह से उत्पन्न कुरीति के कारण बालक दूल्हे की जवान पति को उसका ससुर अरहर और शनि की संयुक्त खड़ी फसल के बीच से जाने वाले रास्ते से विदा कराकर ले जा रहा है। अतः सामाजिक रूप से अमान्य व्यवहार के स्पर्श से गहन फसल के बीच सनई के पौधों से घुंघरू की गूंजती आवाजों से सारा रहस्य उजागर हो जाता है। गीत गोविंदम में जयदेव द्वारा वर्णित कृष्ण के शारीरिक स्पर्श से राधा के पैरों में बधी पायल अधपेटवा दलितों की सनई से उजागर हो जाता है। इस प्रकरण में सनई की फलियां राधा के पायल से कहीं ज्यादा खनकती नजर आती हैं। ऐसे ही पति के बूढ़े होने की शिकायत करती युवती का विरह इस लोकगीत में है। गीत गोविंदम का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जयदेव की रचना है और ये लोकगीत यहाँ पे दिया है। कैसे सपरी हो भैया कैसे सपरी मिलल हमके बुढ़वा बतार भैया कैसे सपरी होई कैसे बेड़ा पार भैया कैसे। इसी प्रकार कहते हैं नाच मंडलियों में दलित समाज में किसी भी नई चीज को अंधविश्वासों के दबाव में ना स्वीकार करने की भावना भी परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए जब सरकार अंग्रेजी डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बाई दवाखाने भेजने लगी तो दलित उनमें से इलाज कराने में हिचकते थे, इसलिए वे अपने लोकगीतों में इन डॉक्टरों का मजाक अपनी बीमारी बकरियों के माध्यम से उड़ाने लगते हैं। जैसे हे डॉक्टर बाबू बीमार भइली बकरी संझिया के चरीके अइली खेतवा में लतरी, हे डॉक्टर बाबू बीमार भइली बकरी। इन लोक कला मंडलियों में लैला मजनू, सीरी फरहान, सुल्ताना डाकू इनके भी मंचन भी दलित कलाकार बहुत आकर्षक ढंग से करते हैं। इन सभी नाटकों का अंत एक विचित्र समापन शैली से होता था। मूल नाटक एक खत्म होते ही मुख्य कलाकार मंच पर आकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर दाएं बाएं हिलाते हुए नृत्य शैली में मोहे ले चल रे मोहे ले चल गाने लगता। कौतूहल बस एक के बाद एक सारे कलाकार बारी बारी से मंच पर आते और सभी वैसा ही गाते। ऐसा लगता था कि मोहे ले चल रे मोहे ले चल कोई छूत की बीमारी थी जो सबको लग जाती थी। इतना ही नहीं, अंततोगत्वा दर्शक भी मोहे चल ले चल रे मोहे ले चल गाने लगते। इस तरह इस लोक कला में दर्शक विलुप्त हो जाते। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म को नृत्य किया जाता जिसे दुक्खड़ कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ दो कलाकार, एक दफला वादक दूसरा दुकड़ची नर्तक होता। दफले की जोरदार लक्कड़ ध्वनि पर नाचने वाला व्यक्ति गोलाकार आवृत्ति में नाचते हुए तरह तरह की कलाबाजी दिखाता। इन कलाबाजियों में उसका मुकाबला दफलची स्वयं करता। मेरे दादा के छोटे भाई के बड़े बेटे सुन्नर काका से 10 दुखड़ची थे। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुड़क, उसकी ध्वनि पे कहरवा और हुड़क डमरू की आकृति वाला उसे काफी बड़ा वाद्य था जिसे कलाकार अपनी बांह के नीचे कांख में दबा लेता, उसे अपनी कहुनी से बजाता था। ये बड़ा गजब का वाद्य था जिसे बहुत सुरीली कहरवा शैली में आवाज निकलती थी। वादक स्वयं जो कुछ गाता था उसके बीच बीच में धई धई दे दे धई दे नमक तकिया कलाम भी ठोक देता। हुड़ुक वाले का धई धई दे अत्यंत आकर्षक होता। उस जमाने में भी इस शैली वाले कलाकार बहुत कम मिलते हैं और आज के जमाने में तो संभवतः विलुप्त ही हो गए। मैं इन नाच मंडलियों तथा लोक कलाओं के पीछे एक तरह से पागल सा हो गया। अतः दूर दूर तक के गाँव में मैं रात में घूम घूम कर इन्हें देखने सुनने जाया करता था। अक्सर मैं इन नाचों को देखने के बाद देर रात हो जाने के कारण उन्हीं गांव के मैदान तथा खलिहानों में भूसा फैलाकर बारातियों के साथ सो जाता। सुबह होते ही घर वापस आता, जिसके कारण घर पर मुझे भीषण गालियुक्त अपमान से जूझना पड़ता। एक रोचक बात यह थी कि इस तरह की सारी लोक कलाएं सिर्फ दलितों के बीच ही केंद्रित थी। सवर्ण जातियों में किसी तरह की लोक कला मौजूद नहीं होती। शायद यही कारण था जिसके चलते इन कलाओं के साथ जाति सूचक विशेषण जुड़ गए, जैसे चमरौआ नाच या गाना, धोबियौआ नाच, कहरौआ नाच, गुड़ैता नाच। और इस तरह लेकर कह रहे हैं कि इस तरह देखे तो उस अकाल का दुर्दिन या असर समाप्त होते ही दलित बस्तियां तरह तरह की लोक कलाओं से गुलजार हो गई थी। इस बीच अंग्रेजी के चलते मेरी पढ़ाई और भी रोचक होने लगी। छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और वैसे सन 1960 की जुलाई में 7वीं में चला गया। 3 महीने बाद तिमाही इम्तहान होने वाला था। उस समय तिमाही छमाही सालाना ये चलता था। स्कूल मास्टर ने कहा कि 4 आने इम्तहान की फीस लाना है। मैंने अपने घर के मालिक मुन्नर चाचा से फीस की मांग की। इस पर उन्होंने खींच कर बोल दिया, ये ससुरा सब इम्तिहान के बदले पैसा ले जाए कि नुनियनिया के पकौड़ी खिलावे। उस समय स्कूल के सामने शेरपुर गांव के एक नुनिया जाति की महिला ने पकौड़ी की दुकान खोली थी, जिसकी शोहरत दूर दूर तक के गांव में हो गई। मुन्नर चाचा की यह बात मुझे बड़ी गहराई से छू गई।
क्योंकि मैंने कभी उस पकौड़ी वाली दुकान के आस-पास तक जाने की हिम्मत नहीं की थी। कहते हैं आज के ज़माने में तो वो संभवतः विलुप्त ही हो गए हैं। मैं इन नाच मंडलियों तथा लोक कलाओं के पीछे एक तरह से पागल सा था। अतः दूर-दूर तक के गाँव में मैं रात भर घूम-घूम कर इन्हें देखने सुनने जाया करता था। अक्सर मैं इन नाचों को देखने के बाद देर रात हो जाने के कारण उन्हीं गाँव के मैदानों तथा खलिहानों में भूसा फैलाकर बारातियों के साथ सो जाता था तथा सुबह होते ही घर वापस आता था, जिसके कारण घर पर मुझे भीषण गाली और अपमान से जूझना पड़ता था। एक रोचक बात यह थी कि इस तरह की सारी लोक कलाएं सिर्फ दलितों के बीच ही केंद्रित थी। सवर्ण जातियों में किसी तरह की लोक कला मौजूद नहीं थी। शायद यही कारण था जिसके चलते इन कलाओं के साथ जाति सूचक विशेषण थी। कहते इस तरह देखें तो उस अकाल का दुर्दनिया असर समाप्त होते दलित बस्तियां तरह तरह की लोक कलाओं से गुलजार हो गई। इस बीच अंग्रेजी के चलते मेरी पढ़ाई और भी रोचक होने लगी। छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और मैं सन 1960 की जुलाई में लेके कहते सन 1960 की उसमें मैं जो है 7वीं में चला गया। 3 महीने बाद तिमाही इम्तहान होने वाला था। उस समय तिमाही छमाही ये सारी चीज़ें और फिर जब मैं ये कहते कि मेरे स्कूल के सामने ही शेरपुर गांव की एक नोनिया जात की महिला पकौड़ी बेचती थी, तो जब मुन्ना चाचा को ये पता चला, जब लगा कि हमें पैसे चाहिए, तो उनको लगा कि झूठे आरोप लगाएं कि ये पैसा उड़ाता है। गांव के कुछ लड़के मुझे पर गाय भैंस चरा रहे थे। मैंने अपने बस्ते को एक लड़के को देकर ये कहा कि इसे मेरे घर पर देकर कह देना कि मैं किताब खरीदने बरहलगंज बाजार जा रहा, शाम तक घर आ पाऊंगा। ये कहकर मैं गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्लापुर नामक छोटी लाइन के रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। आसनसोल में काम करता उसका नाम था टेनी काका। वे कहा करते थे कि रेलिया के पटरिया के नीचवा सोई के बिना टिकटवे के आसनपुर चहुप जाइला। उस समय तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, इसलिए उनसे प्राय पूछता था कि रेलिया के पटरिया का होले। वे बताते कि बैठने या सोने के लिए बोरिंच जैसन यानी बिन जैसा फट्टा होता, जिसके नीचे वो छिपकर सो जाते। उनकी बताई गई ये विधि मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रही। यही सोचकर लेखक कहते हैं कि दुल्लापुर की ओर गया और रेलिया के पटरिया के नीचे छिप के कलकत्ता हम हो जाए। किंतु आधी दूरी तय करने के बाद चिरैया कोट थाने तक पहुंचते ही मेरे पांव थरथराने लगे। कारेड़ी तक मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगा खाऊंगा क्या। साथ ही यदि ये भी देखें तो दुल्लापुर पहुंच भी गया तो कलकत्ता का सफर कैसा हुआ। तरह तरह के दृश्य मेरे सामने से गुजरने लगे। कभी सोचता था कि यदि कलकत्ता पहुंच गया तो शाम बाजार वाले टाना रिक्ता खींचने वाले विश्राम को ढूंढूं, और कभी बेलिया खट्टा के मुरलीदास की याद आती। हमारे गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी कि कलकत्ता में बंगाली औरतें बाहरी लोगों को जादू द्वारा वश में करके भेड़ बकरा बनाकर रख लेती हैं। अतः इनसे भी आतंकित था। यदि भेड़ बकरा बन गया तो क्या होगा। इसके अलावा न जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग में थी। अंततोगत्वा कलकत्ता की राह में संभावित खतरों से मैं डर गया। कुछ वर्षों के लिए घर से भागने की आकांक्षा उस चिरैया कोट के थाने की इमारत से टकरा कर चकनाचूर हो गई और मैं उल्टे पांव आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर निरुद्देश चल पड़ा। संध्या होने वाली थी और मेरी भूख चरम सीमा पर थी। जी चाहता था कि कुछ भी खाने को मिल जाए तो कुछ बात बने। उस समय मैं सड़क के पास अल्दीमऊ सरौना नामक गांव से गुजर रहा था। मेरे सामने गन्ने की खड़ी फसल। चुपके से मैं गन्ने के अंदर घुस गया। बड़े धीरे से एक गन्ना तोड़ा, उसके पत्ते को छुड़ा कर उसके ऊपरी हरे हिस्से, जिसे गेंदा कहते हैं, कि धीरे से चटकाया। गन्ने के झुरमुट से बाहर निकलते हुए इधर उधर दूर तक देखा कि कोई मुझे चोरी करते देखा तो नहीं। आश्वस्त होने पर गन्ना चूसते हुए आगे निकल पड़ा। किसी तरह उसी सड़क पर स्थित बगुरा धनोआ के उस स्कूल पर पहुंचा जहाँ 5वीं कक्षा का इम्तिहान था। वहां पहुंचते ही मेरी कल्पना में एक बार फिर रामचरण भैया मेरे सामने खड़े हुए। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ होकर सोचने लगा कि इसके आगे कहाँ जाना है। अब बिल्कुल अंधेरी रात, बीच बीच में अचानक किसी एक आध घोड़े की टाप। मुझे याद है कि मेरे चचेरे भाई वहीं पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की ससुराल बबुरा से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित दलित बस्ती में है। पता के नाम पर इसका पता था बबुरा के पास वाली चमरौटी। मैंने इस चमरौटी को इधर उधर पूछते हुए ढूंढ निकाला, क्योंकि इससे पहले वो कभी वहां नहीं गए थे। गूगल भैया के ससुराल वाले खाना खाकर सो गए थे। वो लोग मुझे देखते अचंभित हो गए और समझ गए कि मेरा इस तरह आना कुछ गड़बड़ है। वे लोग बेहद गरीब थे, इसलिए तत्काल कुछ खाने का इंतजाम करना उनके लिए समस्या थी। घर के अंदर चल रही कानाफूसी से इसका आभास हो गया। वे लोग मोटी रोटी और कुछ कमी का साग लेके सुबह बच्चों के खरमिटाओ यानी नाश्ते के लिए बचा कर रखे थे। तो खरमिटाओ क्या होता है? खरमिटाओ एक नाश्ता है। उनके खरमिटाओ मेरे डिनर के हिस्से में काम आया। उनकी झोपड़ी के सामने एक ही जड़ से निकले जुड़वा ताड़ के 2 लंबे पेड़ थे, वहीं एक चिलंगा डालकर मुझे सुलाया गया।
कलकत्ता की असफल यात्रा तथा घर वापसी से उत्पन्न संवादित कला की पीड़ा से आक्रांत मुझे नींद नहीं आई। मैं ताड़ के इन जुड़वा भाइयों को रात भर निहारता रहा। अक्सर भावनात्मक बहाव से जूझते हुए सोचने लगता था कि करते हुए मेरे पैरों के पास जमीन पर किसी बड़ी सी वस्तु के धम से गिरने की आवाज सुनकर मैं उठ बैठा। एक बार तो मुझे लगा कि इन ताड़ के पेड़ों का भूत है, इसलिए लाख चाहने पर भी मैं ना तो उस वस्तु की तरफ देख सका और न ताड़ के ऊपरी झुरमुट को। बुदय माहौल से बहुत डर गया था। अब कहाँ सोऊं, इसका विकल्प कुछ भी नहीं था। झिझक के कारण झोपड़ी के अंदर सोए रिश्तेदारों का बुला भी नहीं सकता। लगभग कंपन की मुद्रा में बैठा रहा। जैसे जैसे मन ही मन हनुमान चालीसा रटते हुए उस गिरी वस्तु की तरफ देखा। इसकी वही प्रसिद्ध लाइनें, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जिस नाम सुनावे। उस रात मेरे काम आई और वस्तु भूत नहीं बल्कि ताड़ के पके हुए फल के रूप में नजर आई, जिसे हमारे गांव वाले तरकुल का कुज्जा कहा करते हैं। मैंने उसे उठाकर रख लिया। नींद से वंचित सवेरा होते ही मैं तरकुल के उस कुज्जे को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तब हम आशंकाओं से बोझिल दिमाग को ढोते हुए बारी दोपहरी में मैं अपनी उस पुरानी मुरदैया पर एक बार फिर आ पहुंचा। वहां कोई नहीं था। वहां से बहुत कुछ दूर स्थित दलित बस्ती की तरफ 10-20 कदम बढ़ा था। फिर डर के मारे वही सबसे बड़ा डर इस बात का था कि पिटाई तो जो होनी है सो होगी। मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़ा दी जाएगी। उस समय में तुलसीदास जी के शब्दों में तरु पल्लो मह रहो छिपाई करो विचार करो का भाई वाली स्थिति में आ गया था। मैं घबरा कर मुरदैया के उस हिस्से में एक सिंघोर के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां मरे पशुओं के चमड़े छुड़ाए जाते थे। कल्पना के तौर पर अचानक मेरे सामने डांगर के मांस पिंड पर झपटते गिद्ध तथा चौहाते अपने कुत्ते की होड़ नजर आने लगी। तभी हमारे गांव के एकमात्र नट परिवार के मुखिया सोफी, इनके गांव के नट परिवार सोफी, वो सोफी कंधे पर ढोल टांगे किसी अन्य गांव से आला गायकी के बाद अपनी झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही वो कहने लगे, तू कहाँ चला गया था बाबू? तुम्हारे घर रोवन पड़ा था। लोगन एहर वर खोज निकले, चल चल कर चला घर चल। सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। सोफी मुझे पकड़ कर घर सीखते हुए घर की तरफ चल पड़े। वे जोर जोर से मेरे पिताजी का नाम लेकर बुलाने लगे। साथ ही बीच बीच में वे अपने ढोल पर एक जोर का तमाचा भी देते। उनका ये विचित्र ढोल कच्ची शोर मेरी बस्ती में आसानी से जा पड़ा। दर्जनों लोग मेरी तरफ आ गए और गुस्सैल नग्गर चाचा मेरे पास पहुंचते ही नग्गर ने सबको कहने लगा कि कोई इसे कुछ ना कहे वरना ये फिर भाग जाएगा। इनकी सवारी से मुझे बड़ी राहत मिली। मैं घर पहुंचकर जोर जोर से रोने लगा। इस बार मेरी इस रुलाई में मेरी माँ शामिल हो गई। गाँव की अनेक औरतें भी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगी। कोयलरी के पते पर चिट्ठी लिखवाने वाली किशनी भौजी पर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, देशवा तू छोड़ दे बाबू, हमारी चिट्ठिया के लिखी। अब पता लग रहा है कि ये कह रहे हैं ऐसे दिल छू लेने वाले अनेक जुमले। गांव के फेरू काका गुस्से में घर पर आकर बोले कि इसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाई जाए। इस दौरान मेरे पिताजी घर पर नहीं थे, वे मेरे ननिहाल तरवा गए थे मुझे ढूंढने। तो इस दिन शाम को घर आए, मुझे देखकर स्वयं जोर जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब हम कहियो हरवाई करे ना कहा तू जितना पढ़ल चाह पढ़ा, उतना पढ़ा, अब क्यों ना बोली। पिताजी ने यह भी बताया कि शेरपुर कुटी पर बाबा हरिहर दास ने उन्हें रामायण से सगुन निकाल कर बताया था कि लड़का घर वापस जरूर आएगा। इस सगुन के बारे में उन्होंने कहा कि बाबा हरिहर ने उन्हें पन्ने को खोल कर देखे तो उस पर राम के लंका से अयोध्या लौटने की बात लिखी थी। बाबा ने इसका मतलब शुभ समाचार के रूप में निकाला। मेरे धर्मांत पिता मेरे घर पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो चुके थे कि बाबा हरिहर दास का सगुन कभी झूठा नहीं हुआ। मेरी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई, किंतु इससे जुड़ी सारी समस्याएं जीव की थी। स्कूल में मेरे सारे अध्यापक घर से भागने की खबर से काफी स्तब्ध। मेरे संस्कृत के अध्यापक जगदीश पांडे तो मेरे घर से भागने से लेकर वापस आने तक के वृत्तांत को सुनकर स्वयं दूसरे को सुनाने लगे। वे तरकुल के कुज्जे वाली भुतई घटना का खूब मजा ले लेकर और उसे गुणगान करते। वास्तव में मैं इस पंडित जी का सबसे बड़ा चहेता बन गया। इस बीच बाबा हरिहर दास ने भी मुझे आश्वस्त किया कि मेरी पढ़ाई नहीं बंद होने देंगे। इस बार मात्र 2 दिन के अंतराल के बाद 7वीं कक्षा में मेरी पुनर्वापसी एक युगांतकारी घटना हुई। स्कूल की पढ़ाई तो सामान्य हो गई, किंतु घर पर जब पढ़ने बैठे सभी लोग ताने मारते कि काम के डर से पढ़ने का बहाना बनाकर बैठ गया। तो मतलब कहते कि ये भी स्थिति थी कि ये सब चीजें सुननी पड़ती थी। कहते उस समय मेरी माँ को रात में दिखाई देना बहुत कम हो गया था, अतः टुटका स्वरूप वो रात के अंधेरे में जो है सरसों के तेल से मिट्टी की ढकनी में कपास की बत्ती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती। कौतूहल में किसी ने पूछ लिया, क्या ढूंढ रही है, कुछ खो गया क्या? तो तुरंत घर में ये कहते हुए वापस आ जाती कि वो रतौनी ढूंढ रही थी। रतौनी आँख की एक बीमारी होती है जिसके चलते रात में दिखाई नहीं देता। गाँव में सबका विश्वास तक दिया बाती जलाकर रतौनी ढूंढते हुए किसी के द्वारा टोक दिए जाने से टोटका सफल हो जाता है और फिर रोगी को साफ दिखाई देने लगता है। मेरी माँ भी दावा करने लगी कि इसी टोटके से वो ठीक हो गई।
मुझे ऐसे टोटकों के प्रति आशंका तो होती थी, किंतु घोर अंधविश्वासी माहौल में कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता। उसी माहौल में अक्सर किसी भी व्यक्ति को हाथ में खाद्य सामग्री ले जाते देखकर कौवे झपट्टा मारने लगते। इस प्रक्रिया में यदि कौवे का पाँव किसी के सिर से टकरा गया तो इसे बहुत बुरा अपशगुन कहते, जैसे कि इसके काट के लिए किसी नजदीकी रिश्तेदार को मृत्यु का संदेश दिया जाता। जैसे कि इसके काट के लिए ये सब चीजें तो अभी भी प्रचलन में है। असुगुनिया तो कह रहे, नगर चाचा कहने लगी, असगुनिया के सनेसा असगुनिया को ही भिजवाओ। अतः इस अपशकुन के काट का संदेश भेजने के लिए मेरे जैसे अपशकुनकारी व्यक्ति का चुनाव किया गया। और कहते हैं कि इसी चक्कर में जो है मुझे अंततोगत्वा लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव मंगलपुर जाकर बसमतिया भौजी जो थी उनकी मृत्यु का सनेसा सुना ही दिया गया। उनकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही छाती भी पीटने लगी। मैंने पूरा घबराते हुए बोल दिया, कौआ मुड़वा पर झपट्टा मारे रहे। इतने सुनते बड़ी राहत के साथ रुदन शांत हुआ। और फिर क्या हुआ, उस दिन मंगलपुर में जोर की आंधी आई थी, खूब धूल धक्कड़ हुआ। इस कथित मृत्यु संदेश से ओझा सोका के घर वाले इसलिए भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि आंधी में किसी बगल के गांव का एक बकरा बहकर ओझा के घर के पास आ गया, जिसे पकड़कर उन्होंने अपने आंगन में काट दिया। अतः वह क्षणिक मातम जो है एक उत्सव बदल गया। संयोग देखिए उसी समय बकरे का मालिक उसे ढूंढते ढूंढते ओझा के घर ओझौती कराने आए। इन ओझाओं के सामने भी विकट संकट था कि उनके ही घर में कटा हुआ बकरा पकाए जाने के इंतजार में पड़ा हुआ। उजैती तो जमाने ही थी, अतः उजौती के लिए बकरे के मालिक ने 1.25 रुपये अक्षत में दिया। लौंग काटते हुए जय भवानी काली माई का उद्घोष किया। बाबा तुतलाते हुए बोल पड़े, दुई गुड़वा कुक्कुर साफ दिखाई देते हैं। और इस तरीके से कहते हैं कि ना देखा तो दुई गुड़वा कुक्कुर कहीं गायब हो गए, जिसे भवानी माँ भी अभी नहीं देख पा रही। अर्थात बकरा अब जिंदा नहीं, जिंदा होता तो भवानी माँ जरूर बता देती। इस तरीके से कहते हैं कि फिर मैं वापस चला गया। ओझा की अक्षत में मिला 1.25 रुपया मसाला खरीदने के काम आया और सीधी सीसी का चबकने वाली दावत का सभी ने आनंद लिया। जब दूसरे दिन मैंने घर वापस आकर दुई गुड़वा कुक्कुर की कहानी सुनाई तो नंगर चाचा पछताने की मुद्रा में आ गए, जिसका कारण ये था कि उस दुई गुड़वा कुक्कुर की दावत से वो स्वयं वंचित रह गए। स्कूल में मेरी पढ़ाई रंग लाने लगी और लेजर के समय अनेक छात्र मेरे साथ मैदान में बैठ जाते, कोई गणित तो कोई अंग्रेजी पूछता। और इसी बीच कहते हैं मुझे एक अकल्पनीय समस्या से जूझना पड़ा। मेरे पिताजी जिन पंडित जी की हरवाही करते थे, उनकी बेटी आशा लगभग मेरी ही उम्र की थी, किंतु देर से पढ़ाई शुरू करने के कारण कक्षा 5 में पढ़ रही थी। हरवाही के चलते वो हमारे पूरे परिवार से घुली मिली थी। स्कूल जाते आते जब भी वो साथ होती, मुझसे अपना होमवर्क हल करवाती, विशेष रूप से गणित। वो भैया के संबोधन से मुझे बुलाती। एक दिन वो स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेले खड़ी थी। मैं स्कूल से आते हुए दूर से ही दिख रहा था। कोई नाले में थोड़ी दूर जाकर फिर किनारे वापस आ जाता। वह ये थे कि अचानक नाले में ज्वार की तरह अधिक पानी चढ़ाया था। उस समय छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थी, अतः वह अपनी साड़ी उठाए घुटने तक पानी में जाती, किंतु आगे अधिक पानी के चढ़ाव कारण वापस आ जाती। वो नाले के कई हिस्सों में छिछली जमीन की खोज में जाकर देख चुकी थी, किंतु उससे नाला पार नहीं होता। मैं जब वहां पहुंचा बेझिझक मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं नाला पार कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे जैसे लड़के पानी चढ़ाने पर हमेशा अपनी धोती उतारकर अंगोछा पहन लेते हैं और फिर नाला पार करते हैं। मेरा कुर्ता धोती तथा बस्ता बेझिझक उसने अपने हाथों से पकड़ लिया और मैं जमीन पर बैठकर उसके घुटने के नीचे के पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया। उसका धड़ मेरे कंधों के पार चला गया। कमर भर पानी में हल कर हम नाला के उस पार पहुंच गए। मेरे पिताजी भी अनेक बच्चों को नाला पार कराते रहते, था मेरे अंदर भी इस क्रिया में किसी तरह का संकोच नहीं। अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई कि नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र दूर से ही रामचरितमानस के इस नए केवट प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है कि तिल का ताड़ बनाना ही था। तरह तरह की अफवाहें घर में होने लगी। ये अफवाहें उनके पिता को भी सुनाई पड़ी। घबरा कर उन्होंने स्कूल बंद कर दिया। वो मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था, इसलिए साल भर के अंदर उसकी ससुराल ढूंढ लेगी। विदाई के समय मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। घर वापस आकर माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित की बेटी रो रो कर कहती रही कि हमार पदैया छूट गया लो बाबा। जाहिर है शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता तो फिर मालिक पुत्री न जाने कितना आगे जाती, किंतु एकमात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया और वह अपनी ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रहेगी। इस संदर्भ में वर्षों बाद जब सन 77 में नेहरू विश्वविद्यालय में मैं पश्तो भाषा पढ़ रहा था तो काबुल के प्राध्यापक बेजाद हसाक साहब ने पढ़ाते हुए बताया कि पश्तो साहित्य में मलाली की लड़ाइयाँ सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे दोहे जैसी रचनाओं को पश्तो में लंडई कहते हैं। मलालाई किसी मध्ययुगीन अफगानी राजा की बेटी थी।
जिसका लगाव उसके ही गुलाम से था। और घबरा कर राजा ने मललाई को जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में उसके पास न कागज था न कलम, अतः वह उंगलियों को घायल कर निकलते हुए खून से दीवार पर लड़ियां लिखने लगी। ये रचनाएं बाद में चलकर पश्तो साहित्य की अमूल्य निधि सिद्ध हुई। ऐसा सुनकर क्षण भर के लिए मेरी कल्पना से होकर एक नई मलालई गुजर गई। यहाँ पे देखिए तो जो हमारा चौथा शीर्षक यहाँ पे खत्म हो गया है और अभी भी इसमें 50-60 पेज बचे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। करीबन ये 2 घंटे का क्लास मुझे लगता है वही है, 1 घंटे से ऊपर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।